Now today I'm going to start with a new topic, and the topic is the hybridomas and monoclonal antibodies. So नॉर्मली क्या होता है कि बॉडी में डिफरेंट टाइप के एंटीजन्स होते हैं और उनके रिस्पॉन्स में डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ बनती हैं। इन एंटीबॉडीज़ को हम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं, क्योंकि ये वैरायटी ऑफ बी सेल क्लोन्स से बनती हैं। इसमें किसी एक पर्टिकुलर बी सेल का रोल नहीं होता या एक पर्टिकुलर बी सेल का क्लोन नहीं होता, डिफरेंट टाइप की बी सेल के क्लोन्स होते हैं। इन एंटीबॉडीज़ का काम होता है लोकलाइजेशन, किसी भी एंटीजन को लोकलाइज करना, उसका फेगोसाइटोसिस करना, उसका कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस यानी कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी में काम आना, तो कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस करना इसमें हेल्प होता है। लेकिन जब कभी हम इम्यूनोडायग्नोसिस करते हैं तो ये देखते हैं कि इम्यूनोडायग्नोसिस करने पर हमें एंटी सीरा में यानी कि सीरम में जो डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ हैं वो क्रॉस रिएक्टिविटी देते हैं और इसके कारण एक फॉल्स पॉजिटिव डायग्नोसिस हो जाता है। साथ ही दूसरा ये है कि अनडिज़ायरेबल नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होने से भी जो रिएक्शन है वो नहीं हो पाती है। तो जब इस पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ में से डिफरेंट टाइप के एड्जॉर्प्शन टेक्निक्स का यूज़ करके हम जो हमारी पर्टिकुलर एंटीबॉडी है उसको सेपरेट करते हैं, तो वह एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर होती है। ऐसे में यह बहुत ज़रूरी है कि मोनोस्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोडक्शन किया जाए। 1975 के पहले तक ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल जो कि प्लाज्मा सेल से हैं वो बहुत लंबे टाइम तक हम सेल कल्चर में नहीं रख सकते थे, क्योंकि इसका लाइफ स्पान बहुत कम होता है। लेकिन आफ्टर 1975 जॉर्ज कोहलर एंड सीजर मिल्स्टीन ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट दिया और इन्हें 1985 में जा कर के फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ मिला। तो इस हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि देयर आर फ्यूज़न ऑफ टू सेल्स। फर्स्ट सेल इज़ द नॉर्मल बी सेल जिसको हम प्लाज्मा सेल कहते हैं, जो कि एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल्स होती है। दूसरी सेल होती है माइलोमा सेल्स, दैट इज़ अ कैंसरस प्लाज्मा सेल, और ये नॉन एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं। तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मा सेल की प्रॉपर्टी ये है, माइलोमा सेल जो रहती है उसमें प्लाज्मा सेल की प्रॉपर्टी ये है कि एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होती है, इमॉर्टल होती है। और जो नॉर्मल बी सेल है इसकी प्रॉपर्टी ये है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग होती है। तो जब एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स और एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग इमॉर्टल सेल्स का आपस में फ्यूज़न कराया जाता है, तो ये सेल एक्सपोनेंशियली ग्रोथ के साथ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगती है। तो इस टेक्नोलॉजी को ड्राइव किया था सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था इन 1975 बाय कोहलर एंड मिल्स्टीन। तो इसके बाद से, वैसे मैंने आपको 1985 में बताया था कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला, लेकिन कुछ कुछ जगह जैसे यहाँ पर ही लिखा है कि 1984 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला इन द फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, और साथ में इनके साथ में जो नील्स जर्न थे, इन साइंटिस्ट को भी नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के इन द लेबोरेटरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जस्ट नॉट फॉर इम्यूनोथेरेपी बट ऑल्सो फॉर द इम्यूनोडायग्नोसिस। तो सबसे पहले जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था, इसी के पहले 1975 के पहले 1970 में ये कॉन्सेप्ट तो था कि व्हाट इज़ द हेट्रोकैरियोन। तो हेट्रोकैरियोन, देखिए कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस, और हेट्रो यानी डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियस। जब एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं तो इसको हम हेट्रोकैरियोन कहते हैं। और ये जो फ्यूज़न की प्रोसेस है, तो फ्यूज़न की प्रोसेस किससे इनिशिएट होती है? दो सेल मेम्ब्रेन का फ्यूज़न या तो केमिकल मेथड से, जिसमें हम केमिकल यूज़ करते हैं पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल,
और या फिर एक इनएक्टिवेटेड इन्वेलप्ड वायरस है जिसको हम सेंडई वायरस कहते हैं, तो इससे इनिशिएट होती है। वैसे फ्यूज़न प्रोटीन्स जो होते हैं नॉर्मली पैरामिक्सोविरिडी में भी मिलते हैं, और पैरामिक्सोविरिडी फैमिली में जैसे पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस वगैरह है, तो उसमें भी जो फ्यूज़न प्रोटीन होते हैं उससे ये फ्यूज़न की प्रोसेस इनिशिएट होती है। लेकिन नॉर्मली जो हम एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं वो सेंडई वायरस है, और केमिकली हम पॉलीथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ करते हैं। तो इन 1970 एल.डी. फ्राई एंड एम. इडिडीन, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने हेट्रोकैरियोन्स के बेसिस पर एक स्टडी की। इन्होंने क्या करा कि जो ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट हैं और जो माउस फाइब्रोब्लास्ट हैं, इनका एक हेट्रोकैरियोन बनाया, यानी कि इन दोनों सेल्स का फ्यूज़न किया। और इन्होंने जब एंटीबॉडीज़ इन फ्यूज्ड सेल्स के ऊपर डाली, तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो रोडामीन टैग्ड एंटीबॉडीज़ थी, जो कि फ्लोरोसिन यानी कि फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस करती हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक थी एमएससी मॉलिक्यूल के। तो उन्होंने ये देखा कि सेल मेम्ब्रेन में एमएससी मॉलिक्यूल्स पर ये जो एंटीबॉडीज़ टैगिंग हुआ है, ये इनिशियली ऐसा हुआ है कि जो ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट की सेल मेम्ब्रेन है और जो माउस की सेल मेम्ब्रेन है, इसमें इनिशियली एमएससी कॉम्प्लेक्स में, जैसे यहाँ पर माउस है तो यहाँ पर माउस के लिए एंटीबॉडीज़ कनेक्टेड हुई, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये वाली जो ह्यूमन की थी, यहाँ पर ह्यूमन के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज़ हैं, एमएससी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कनेक्टेड हुई। पर उन्होंने बाद में ये देखा कि कुछ टाइम बाद ये जो फ्लोरोसेंट है जो कि रोडामिन टैग्ड एंटीबॉडीज़ से आ रहा था, ये मतलब जो एमएससी मॉलिक्यूल से बाइंड हुआ था, तो एमएससी मॉलिक्यूल इसमें मूव करते रहे और मूव करते रहे, और एक ऐसा टाइम आया जब फास्फोलिपिड बायलेयर में इस एमएससी मॉलिक्यूल का मिक्सिंग हो गया। तो इस बेसिस पर उन्होंने ऐसा बताया कि जो कि पॉसिबल है कि इसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में, क्योंकि हमें पता है फ्लूइड मोज़ेक सेल मेम्ब्रेन जो है ये कॉन्सेप्ट दिया था जे सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। तो ये पॉसिबल है कि एमएससी कॉम्प्लेक्स जब किसी सेल में मूव कर रहे हैं, तो ये इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने 1970 में किया, जिसको 1972 में जे सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन दिया। नाउ कम्स टू द हेट्रोकैरियोन्स। हेट्रोकैरियोन्स मैंने आपको बताया कि 2 to 5 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस, सेपरेटेड न्यूक्लियस होते हैं विद इन ए सिंगल सेल। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल दैट इज प्रेजेंट इन ए सिंगल सेल, इसको हेट्रोकैरियोन्स कहते हैं। तो हेट्रोकैरियोन नॉर्मल कभी भी बनता नहीं है। ये जब फ्यूज़न होता है किसी सेल का, तो नॉर्मली जब भी हेट्रोकैरियोन्स की कंडीशन बनती है तो वो सेल डिवीज़न के टाइम पे बनती है। पर सेल डिवीज़न के टाइम पर जो हेट्रोकैरियोन्स बनते हैं वो एक ही सेल में दो न्यूक्लियस होने पर तुरंत सेपरेट हो जाते हैं और उनका बाइनरी फिशन हो जाता है। इसके अलावा जब हम ह्यूमंस में माउस की जो सेल मेम्ब्रेन है उसका फ्यूज़न कराते हैं, तो ये पाया गया कि उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो ह्यूमंस के बहुत जल्दी जो है प्रिज्म जो ह्यूमंस के क्रोमोसोम्स हैं इवेंचुअली लॉस हो जाता है उनका, क्योंकि जो हाइब्रिड्स बना उसमें केवल माउस के ही क्रोमोसोम रह गए, लेकिन ह्यूमंस के जो क्रोमोसोम्स है उसका लॉस हो गया। इसका रीज़न्स ये हो सकता है कि जो माउस के क्रोमोसोम्स है और ह्यूमंस के जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिफरेंट टाइप की 2 स्पीशीज़ हैं, तो एक फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस देखने को मिलता है। इसीलिए माउस के क्रोमोसोम ही रह गए और ह्यूमंस की जो क्रोमोसोम्स है उसका लॉस हो गया। तो जो दो अलग अलग सेल का फ्यूज़न होता है, उन फ्यूज़न में मान लीजिए एक सेल ए है और दूसरी सेल बी है। तो इसमें दो टाइप की सेल्स बनेंगी, तीन टाइप की सेल्स बनेंगी सॉरी। जैसे ए सेल बनेगी, ए का ही फ्यूज़न होगा, बी और बी का फ्यूज़न होगा, और ए और बी का फ्यूज़न होगा। लेकिन होगा क्या कि ए और बी कम फ्यूज़ होगी,
ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ए और बी की फ्यूज़ होने की प्रॉपर्टी कम है, ए अलग टाइप की सेल है, बी अलग टाइप की सेल है। ऐसी कंडीशन में जो सिलेक्टिव मीडिया होता है वो यहाँ पर हेट मीडिया है। ठीक है, अब हेट मीडिया का रोल क्या होता है? हेट मीडिया का रोल ये होता है कि इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि आखिर मेमेलियन सेल में, जैसे हम एक बी सेल का फ्यूज़न करा रहे हैं, एक माइलोमा सेल का फ्यूज़न करा रहे हैं, तो मेमेलियन जो सेल्स हैं उसमें न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस कैसे होता है? न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस दो पाथवे से होता है। पहला होता है डी नोवो पाथवे, दूसरा होता है साल्वेज पाथवे। डी नोवो पाथवे में क्या होता है कि जैसे फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट यूरिडिन या फिर यूराडाइलाइट के साथ मिक्स होता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब इसमें जो यूरिडाइलेट वगैरह है या जो फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट है, इसमें जो मिथाइल या फॉर्माइल ग्रुप आता है वो ग्रुप आता है टेट्राहाइड्रोफोलेट से। ओके, तो टेट्राहाइड्रोफोलेट जब मिथाइल ग्रुप इसको देता है तो ये न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होता है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो डीएनए बनाता है। तो इसके लिए ये पूरी प्रोसीजर है, लेकिन जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है इसी की मिमिक्री करता है या इसी का एनालॉग होता है एमिनोप्टेरिन। एमिनोप्टेरिन क्या करता है, इस पूरे पाथवे को ब्लॉक कर देता है और न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस नहीं होता। तो डी नोवो पाथवे का ब्लॉकेज होता है एमिनोप्टेरिन से। इसके बाद अगर ये पहला पाथवे ब्लॉक हो जाए तो मेमेलियन सेल दूसरा जो है साल्वेज पाथवे, इस साल्वेज पाथवे से अपना न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करती है। तो इसमें क्या होता है, साल्वेज पाथवे में दो टाइप के एंजाइम्स लगते हैं। पहला एंजाइम लगता है हाइपोजेंथिन ग्वानिन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, इसको हम HGPRT कहते हैं। और दूसरा एंजाइम लगता है टायरोसिन काइनेज। इन दोनों के प्रेजेंस में, HGPRT और टायरोसिन काइनेज के प्रेजेंस में हाइपोजेंथिन और थाइमिडीन रिएक्शन करते हैं और न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो जैसे कि थाइमिडीन है, ग्वानिडीन है ना। तो अलग अलग टाइप के जो एडिनोसिन वगैरह है, तो अलग अलग टाइप की जो चार न्यूक्लियोसाइड्स वगैरह होते हैं, तो ये हाइपोजेंथिन के प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, जो हेट मीडिया है, अब वापस से मैं हेट मीडिया की बात करता हूँ कि जो हेट मीडिया है ये इस डी नोवो पाथवे को ब्लॉक करता है। कैसे? क्योंकि हेट मीडिया में एमिनोप्टेरिन डला होता है। तो अब आपका डी नोवो पाथवे तो हो गया ब्लॉक। अब दूसरी कंडीशन बनती है कि जो दोनों सेल्स हैं, जैसे मान लीजिए ए सेल है और बी सेल है, तो ए सेल में अगर हम टायरोसिन काइनेस का एंजाइम प्रोडक्शन करने वाले जीन का म्यूटेशन कर दें और बी सेल में हम HGPRT एंजाइम प्रोड्यूस करने वाले जीन का म्यूटेशन कर दें, तो होगा ये कि ए में टायरोसिन काइनेज एंजाइम का म्यूटेशन हो गया, बी में HGPRT वाले जीन का म्यूटेशन हो गया। तो अब ये जब दोनों फ्यूज़ होंगी तभी ये टायरोसिन काइनेज और HGPRT एंजाइम प्रोड्यूस कर सकेंगी। तो हेट मीडिया पहला क्या करता है कि एमिनोप्टेरिन होता है हेट मीडिया में, जिसके कारण डी नोवो पाथवे ब्लॉक हो जाता है। दूसरा क्या होता है, हेट मीडिया में HGPRT और टायरोसिन काइनेज के जो एंजाइम्स हैं वो होते हैं। तो ए और बी दोनों सेल में या तो आप दोनों ही एंजाइम्स का ब्लॉकेज कर दें, दोनों ही जो साल्वेज एंजाइम्स हैं उनका म्यूटेशन कर दें, तो होगा ये कि हेट मीडिया में दोनों ही टाइप के एंजाइम्स होंगे। इसमें टायरोसिन काइनेज भी होगा और HGPRT भी होगा और साथ में एमिनोप्टेरिन भी होगा जो कि डी नोवो पाथवे को ब्लॉक करे। अब यहाँ पर एक फ़ोटो है जिसमें डायहाइड्रोफोलिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ मिथाइल ग्रुप, और इसी की मिमिक्री या इसी का एनालॉग होता है एमिनोप्टेरिन। यहाँ दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा होता है डायहाइड्रोफोलेट में और यहाँ पर इसके स्थान पे एमिनो ग्रुप आ जाता है। तो ये डिफरेंस है।
नाउ कम्स टू द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो इसीलिए हम जो है हेट मीडिया यूज़ करते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ कम्स टू द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के केस में जब हम हेट मीडिया में दोनों टाइप के सेल्स को मिक्स करते हैं, है ना, जैसे पहली वाली सेल्स हो गई बी लिम्फोसाइट्स, नॉर्मल बी लिम्फोसाइट दैट इज प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, एंड जो सेकेंड सेल्स होती हैं वो हो गई आपकी माइलोमा सेल्स। तो ये कहाँ से आई? रेट की स्प्लीन में जब हमने रेट को एंटीजन मिक्स किया, तो एंटीजन इंजेक्ट करने के बाद में जब रेट की स्प्लीन कलेक्ट की, तो यहाँ से हमको एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स मिली। ये एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स जो होती हैं वो HGPRT पॉजिटिव होती हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूसिंग होती हैं। तो HGPRT इसमें जो जीन है वो रहता है और ये HGPRT इसमें होता है, लेकिन जो माइलोमा सेल्स हैं, माइलोमा सेल्स में एक तो HGPRT नेगेटिव सेल्स को ही सिलेक्ट किया जाता है, और दूसरा नॉन इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूसिंग, जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूसिंग नहीं होती हैं, ऐसी सेल्स का ही सिलेक्शन किया जाता है, और ये इमोर्टल सेल्स होती हैं। तो हेट मीडिया में जब दोनों टाइप की सेल्स को मिलाया जाता है, तब आप ये देखिए कितना मतलब इतना मज़ेदार होता है काम, कि जो नॉर्मल बी प्रोड्यूसिंग सेल है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल है, नॉर्मल बी सेल्स जो हैं, ये 7 to 10 डेज में इसकी डेथ हो जाती है। मतलब नॉर्मली इसका जो लाइफ एक्सपांशन होता है, जो लाइफ स्पान होता है, वो केवल 7 to 10 डेज होता है। और जो माइलोमा सेल्स है ये बेसिकली तो इमोर्टल सेल्स हैं, लेकिन इसको फर्दर ग्रो करने के लिए HGPRT की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या करेगा, ये सेल्स इमोर्टल हैं, ये मरेंगी नहीं और ये मर जाएंगी, तो ये सेल्स इन सेल्स के साथ फ्यूज़ हो जाती हैं। तो कुछ सेल्स आप जब पूरा कल्चर देखेंगे तो 7 to 10 डेज के बाद में हेट मीडिया में आप ये पाएंगे कि जो बी सेल, नॉर्मल जो बी सेल थी, अनफ्यूज्ड बी सेल थी, उसकी तो डेथ हो गई, तो उसकी आपको सेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो उसकी डेथ हो चुकी है। जो अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स है ये फर्दर, और इसके ये इमोर्टल है, लेकिन ये जो है इसकी फर्दर ग्रोथ होगी नहीं, क्योंकि ये HGPRT नेगेटिव है। तो अल्टीमेटली ग्रोथ सिर्फ उन सेल्स की होगी जो फ्यूज़ हो चुकी हैं और जो हमारे इंटरेस्ट की हैं, जैसे कि बी सेल और माइलोमा सेल। और अब हेट में क्या प्रेजेंट है? हेट में HGPRT प्रेजेंट है, या फिर ये HGPRT कहाँ से इसको मिल गया माइलोमा सेल्स को? ये मिल गया इनको बी सेल्स से। तो अब ये ग्रोथ करेंगी। अब जब हैवी ग्रोथ हो जाती है हेट मीडिया में, तो इसको आप फर्दर ट्रांसफ़र कर दें। सबसे पहले आप इसको हेट में सिलेक्शन कर लें कि आपको कौन सी वाली सेल्स चाहिए। अगर आपको सपोज़ कीजिए एंटीबॉडीज़ जो आ रही हैं, इसका आप एलाइजा से डिटेक्शन कर लें जो आपको एंटीबॉडीज़ चाहिए, और एंटीबॉडीज़ आपकी ये वाली हैं और एंटीजन आपका ये वाला है यहाँ पर जो आपने इंजेक्ट किया। अगर ये एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन रही हैं, आप इसका एलाइजा से डिटेक्शन कर सकते हैं। दूसरा, आप फ्लो साइटोमेट्री से डिटेक्शन कर सकते हैं कि ये वाली जो एंटीबॉडीज़ हैं ये पर्टिकुलरली इसी एंटीजन की है या नहीं है। ठीक है, आप इसका इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ये एंटीबॉडी, या फिर आप जो AGPT वगैरह, अगर जेल इम्यूनो डिफ्यूज़न टेस्ट वगैरह जो है, या इम्यूनो प्रेसिपिटेशन टेस्ट वगैरह जो है, या इम्यूनो रेडियल इम्यूनो डिफ्यूज़न वगैरह जो है, रेडियल इम्यूनो डिफ्यूज़न जिसको हम बोलते हैं, तो इन मेथड्स से आप ये पता कर सकते हैं कि ये एंटीजन इस एंटीबॉडी के कंपेटिबल है कि नहीं है। अब सपोज़ कीजिए कि कंपेटिबल है, तो आप ऐसी मोनोलेयर जो सेल्स हैं इसको फर्दर ट्रांसफ़र करें दूसरी वेल्स में और उसका ग्रोथ करें। तो हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर आपने एंटीबॉडी का ये ऐसे कर लिया कि ये एंटीबॉडी है कि नहीं, अगर हैं तो रीक्लोन करेंगे इन एंटीबॉडीज़ को, फर्दर आप इसको हम हेट मीडिया में डालेंगे और इसको हम फर्दर ग्रोथ करेंगे। दूसरा, हम इन एंटीबॉडीज़ को माउस में भी इंजेक्ट कर सकते हैं। तो एंटीजन इसमें है, एंटीबॉडीज़ भी हैं, वो रिएक्ट करेगा, और जो माउस है उसमें किसी भी टाइप की डिसीज़ नहीं होने देगा।
दूसरा ये भी हो सकता है कि इन एंटीबॉडीज़ को हम जब माउस में एसाइटिस होगा तो उसके एसाइटिस से भी हम इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का कलेक्शन कर कर सकते हैं। और यहाँ पर कल्चर है, इसका हम कल्चरिंग कर रहे हैं तो यहाँ से भी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ले सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है कि जो माइलोमा सेल्स हैं, माइलोमा सेल्स तो कैंसरस सेल्स हैं और प्लाज्मा सेल्स ही हैं, ये भी एंटीबॉडी सिक्रेट करती हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ऐसी एंटीबॉडी मतलब ऐसी माइलोमा सेल लेनी है जो एंटीबॉडी सिक्रेट नहीं करती हों, तभी हमारा काम बनेगा। नहीं तो क्या होगा कि माइलोमा सेल की एंटीबॉडी जो होगी वो हमारी नॉर्मल बी सेल की जो एंटीबॉडीज़ हैं उसके साथ रिएक्ट करेंगी। हो सकता है कि माइलोमा सेल की एंटीबॉडी की हेवी चेन जो है वो प्रोड्यूस हो और जो हमारी नॉर्मल बी सेल है उसमें लाइट चेन प्रोड्यूस हो, तो एक काइमेरिक टाइप की एंटीबॉडीज़ बन जाएगी, यानी कि हेवी चेन किसी और की, लाइट चेन किसी और की। तो ऐसा भी नहीं होने देना है। हमें क्या करना है, ऐसी माइलोमा सेल का सिलेक्शन करना है जिसमें कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं होती हो। और कोहलर और मिल्स्टीन ने यही किया। साथ में इन्होंने जो एंटीजन यूज़ किया, जो इपिटोप यूज़ किया, वो इन्होंने यूज़ किया शीप आरबीसी, शीप रेड ब्लड सेल, इसका यूज़ किया एज ए इपिटोप। तो जो कॉमनली एंटीबॉडीज़ डिटेक्शन करने के लिए टेक्निक्स हैं वो है एलाइज़ा, रेडियल इम्यूनो एसे, और इसके बाद एक टेक्निक आती है इम्यूनोफ्लोरोसेंट टेक्निक। तो इम्यूनोफ्लोरोसेंट टेक्निक, अब इसमें जैसे एलाइज़ा की बात करें तो एलाइज़ा में क्या होता है, जैसे आपने माउस हाइब्रिडोमा कल्चर से सुपरनेटेंट लिया। इस सुपरनेटेंट में सबसे पहले आपने जो माइक्रोटाइटर वेल है 96 वेल्स का ये होता है, इसमें आपने एंटीजन मिक्स कर दिया, एंटीजन की कोटिंग हो गई। इस कोटिंग के बाद आपने वॉशिंग किया, वॉशिंग करने के बाद इसमें आपने जो सुपरनेटेंट है वो मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आपने देखा कि एंटीबॉडीज़ जो होगी वो एंटीजन के साथ बाउंड हो जाएगी, और ऐसा भी होगा कहीं कहीं कि एंटीजन के साथ एंटीबॉडी अगर पर्टिकुलर नहीं है तो बाउंडेड नहीं होगी। अब इसके बाद आपने फिर वॉशिंग किया तो अनबाउंडेड एंटीबॉडीज सारी रिमूव हो गई। फिर आपने ये वाली जो एंटीबॉडी थी ये तो हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थी, इसके अगेंस्ट में रेस की हुई हमारे पास जो गोट एंटीबॉडी है, या इसको सेकेंडरी एंटीबॉडी कहते हैं, ये रहती है एंजाइम कॉन्जुगेटेड। और जैसे एंजाइम क्या हो सकता है, हॉर्स रेडिस प्रॉक्सीडेज वगैरह हो सकता है, तो इससे कॉन्जुगेटेड रहेगी। अगर ये स्पेसिफिक रही तो इसके साथ बाउंड हो जाएगी। इसके बाद में फिर वॉशिंग करेंगे तो अनवॉश्ड जो अनबाउंडेड एंटीबॉडीज़ है वो रिमूव हो जाएगी। देन इसके बाद हम इसमें सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। अगर कलर जनरेट होता है यानी कि हमारी एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक है, मोनोक्लोनल है, और इसमें हमारे जो सुपरनेटेंट है इसमें प्रेजेंट है। अगर कलर डेवलप नहीं होता है तो हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वो अब्सेंट है। तो ये टेक्निक एलाइज़ा में यूज़ करते हैं। इसके बाद जो रेडियल इम्यूनोएसे है, इसमें बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम एलाइज़ा में कलर देख रहे थे, यहाँ पर रेडियल इम्यूनोएसे में जो है हम रेडियो लेबल्ड एंटीबॉडी या आइसो एंटीबॉडीज़ रखते हैं, और इसको हम गामा काउंटर में रखते हैं और एक्सरे एक्सपोज करके हम चेक करते हैं कि इसमें एक्सरे फिल्म में हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ दिख रही हैं कि नहीं। ऐसे ही इम्यूनोफ्लोरोसेंट टेक्निक में क्या करते हैं, फ्लोरोसेंस लेबल्ड आइसोटाइप एंटीबॉडीज़ होती हैं, और ये जो है फ्लोरोसेंस देती हैं। तो टेक्निक सभी सेम है, बस इसमें जो कॉन्जुगेट होता है हमारी एलाइज़ा में जो है हॉर्स रेडिस प्रॉक्सीडेज है, या फिर रेडियो लेबल्ड आरआईए में रेडियो लेबल्ड है, और इम्यूनोफ्लोरोसेंस में जो है फ्लोरोसेंट है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोपेगेटिंग हाइब्रिडोमास स्क्रीनिंग स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का बेसिक प्रिंसिपल था। नाउ फॉर द इम्यूनो डायग्नोसिस एंड इम्यूनोथेरेपी, हमें किस टाइप से इसका जो प्रोपेगेशन है वो मिलेगा। अगर हम बात करें कि हम सिर्फ सेल कल्चर फ्लास्क में इसको ग्रो कर रहे हैं, तो सेल कल्चर फ्लास्क से जो सुपरनेटेंट है उसमें जो एंटीबॉडीज़ मिलती हैं वो बहुत ही लो कंसंट्रेशन में होती हैं,
उसका कंसंट्रेशन 10 to 100 माइक्रोग्राम पर ml होता है। इसकी बजाय अगर हम किसी हिस्टो कॉम्पेटिबल माइस में जब इस टाइप की सेल हाइब्रिडोमा सेल्स को इंजेक्ट करते हैं, तो हिस्टो कॉम्पेटिबल माइस के केस में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एसाइटिक फ्लूइड में हायर कंसंट्रेशन में मिलती है। ये कंसंट्रेशन होता है 1 to 25 मिलीग्राम पर ml। पहले था माइक्रोग्राम जो कि फ्लास्क में था सेल कल्चर, और ये मिलीग्राम में है, तो इससे ज़्यादा ही है। तो ये एसाइटिक फ्लूइड से हमको जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिकवर करना होती है तो हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ करते हैं। लेकिन ये भी सफिशिएंट नहीं है, इनह्यूमनी टेक्निक है, इसमें हमें माइस का यूज़ करना पड़ रहा है। इसकी बजाय जो अभी कंपनी है, जैसे कि मान लीजिए एक है डेमॉन बायोटेक कंपनी। तो डेमॉन बायोटेक कंपनी ने कैप्सूल्स बनाए, छोटे छोटे कैप्सूल ऐसे बनाए। तो ये इनकैप्सुलेटेड हाइब्रिडोमा, मतलब कैप्सूल के अंदर ये हाइब्रिडोमा सेल्स को डालते हैं और इनको एक एल्जीनेट जेल में डाला जाता है। इन कैप्सूल को एल्जीनेट जेल में डाला जाता है। इस जेल में क्या होता है कि हाइब्रिडोमा वाली जो सेल्स होती हैं ये तो कैप्सूल के अंदर रहती हैं, पर कैप्सूल के पोर्स में से न्यूट्रिएंट आना जाना करते हैं और इसी पोर्स में से जो एंटीबॉडीज़ हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं। मतलब जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमारी बनती जा रही हैं वो इन कैप्सूल के पोर्स में से रिलीज़ होती चली जाती हैं। तो ऐसे में देखा गया है कि जो भी हम अभी तक अचीव कर रहे थे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, उससे 100 फोल्ड ग्रेटर टिश्यू कल्चर से 100 फोल्ड ग्रेटर डेंसिटी में हमको मिलती हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसी के साथ ये देखा गया कि एक कंपनी है सेलटेक इन इंग्लैंड। तो सेलटेक इन इंग्लैंड कंपनी जो है, इंग्लैंड में है, सेलटेक कंपनी है। ये इन्होंने क्या करा है, 1000 लीटर के फर्मेंटर्स बनाए हैं और इन फर्मेंटर्स में हाइब्रिडोमा सेल्स को ग्रो कर रहे हैं। तो वहाँ पर 100 ग्राम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इन 2 वीक्स में मिलती है। 2 वीक्स में 100 ग्राम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मिल जाती हैं। तो इन्होंने अभी तक जो 1000 लीटर के फर्मेंटर्स बनाए थे, अब इन्होंने क्या करा, 10,000 लीटर्स के फर्मेंटर्स बना दिए हैं। तो इससे और भी ज़्यादा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। अब अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमने प्रोड्यूस की है माइस में, इसका हम थेरेपेटिक और डायग्नोस्टिक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब ये माउस से प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम यूज़ करते हैं ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में ये एंटीबॉडीज़ एज ए एंटीजन बिहेव करने लगती है और फॉरेन बिहेव करने लगती है। इन एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट भी ह्यूमंस में जो है आइसोटाइप रिस्पॉन्स आ जाता है, यानी इनके भी अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या ज़रूरी है कि हमें ह्यूमंस को ही माइस की जगह लेना पड़ेगा। अगर हम ह्यूमंस को यूज़ करते हैं फॉर एंटीजन प्राइम्ड बी सेल प्रोडक्शन, तो ऐसा नहीं है कि हमने माइस से स्प्लीन लिया तो हम ह्यूमन से भी स्प्लीन ले लेंगे। हमें ह्यूमन के केस में जो पेरिफेरल ब्लड है उसको लेना पड़ेगा। तो पेरिफेरल ब्लड में जो बी सेल पॉपुलेशन होती है वो एक्टिवेटेड बी सेल पॉपुलेशन होती है और वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इम्यून रिस्पॉन्स में इंगेज होती है। और जब हम उसमें हमें पता है कि ह्यूमंस में हम नॉर्मली बचपन से ही सारा वैक्सीनेशन करवाते हैं। तो जब बहुत सारे डिफरेंट रेंज ऑफ एंटीजन्स थ्रू द वैक्सीनेशन ह्यूमंस में चले जा चुके होते हैं, तो ऐसे केस में ऐसे वॉल्टियर्स लिए जाते हैं, ऐसे वॉल्टियर्स लिए जाते हैं जिसमें कोई इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ हो। और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर वॉल्टियर में इम्यूनाइजेशन होता है, तो वो वॉल्टियर होगा ही नहीं। तो ये बड़ी लिमिटेशन है कि हमें एंटीजन प्राइम्ड बी सेल अगर ह्यूमंस से चाहिए तो ह्यूमन के केस में हमें ऐसे वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसने वैक्सीनेशन कभी नहीं लाइफ में करवाया हो। तो उसका ही हम जो है एंटीजन से देंगे और जो बी सेल है वो एंटीजन प्राइम्ड बी सेल हो जाएगी। उसको हम पेरिफेरल ब्लड से कलेक्ट करेंगे और पेरिफेरल ब्लड से कलेक्ट करने पर भी एक प्रॉब्लम देखी गई है क्योंकि ये पेरिफेरल ब्लड में जो बी सेल्स हैं एक्टिवेटेड बी सेल्स होती हैं और बहुत सारा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ऐसी कंडीशन में तो पहली बात ये है कि ये इन विवो टेक्निक हो गई फॉर द प्रोडक्शन ऑफ
प्रोडक्शन ऑफ दैट बी सेल। एंड ये बी सेल अगर हम ले भी लेते हैं और इस बी सेल को हम सेल कल्चर करते हैं बाद में, और सेल कल्चर करके हम कोशिश करें कि इससे हमको एंटीबॉडीज़ मिल जाएं, तो ये देखा गया है कि इन बी सेल्स से केवल लो एफिनिटी आईजीएम एंटीबॉडी ही प्रोड्यूस हो पाएगी। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमको सिर्फ लो एफिनिटी आईजीएम एंटीबॉडीज़ मिलेगी। इसको दूर करने के लिए एक सिस्टम है, यह है एलोजेनिक सिस्टम। एलोजेनिक सिस्टम में क्या करते हैं कि दो अलग अलग डिफरेंट इंडिविजुअल्स लेते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स लेते हैं। मतलब ये है जैसे आइसोग्राफ्ट होता है, मतलब एक ह्यूमन का जो स्किन है वो उसी की एक साइड से दूसरी साइड लगाते हैं। एलोजेनिक में क्या होता है कि दो अलग अलग ह्यूमन ले सकते हैं, मतलब सेम स्पीशीज़ रहेगी पर अलग अलग ह्यूमन ले सकते हैं। तो इनके इसमें क्या करते हैं, अलग अलग एलोजेनिक सिस्टम के ब्लड सैंपल लेते हैं, उसमें से लिम्फोसाइट निकालते हैं। इस लिम्फोसाइट में टी सेल्स भी होती हैं, बी सेल्स भी होती हैं। तो जब इनका कल्चर किया जाता है और इन विट्रो इस कल्चर में जब एंटीजन डाला जाता है, तो जो लिम्फोसाइट में जो टी सेल्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। उनके एक्टिवेट होने से क्या होता है, हेल्पर सेल की एक्टिविटी बढ़ जाती है, टी हेल्पर सेल की। टी हेल्पर सेल एक्टिव होती हैं तो वो क्या करती हैं, बी सेल को एक्टिवेट करती हैं, और बी सेल जो होती हैं वो हाई एफिनिटी एंटीबॉडी ऑफ आईजीजी क्लास प्रोड्यूस करने लगती हैं। तो एक सिस्टम तो ये हो गया कि एलोजेनिक सिस्टम ले लो, उसमें से आप दोनों के लिम्फोसाइट्स ले लो और आप उसमें एंटीजन मिक्स कर दो, और फाइनली आप जो है आईजीजी का प्रोडक्शन कर लो। लेकिन फिर भी ये इतना रिलायबल नहीं है। तो इसके बाद में एक नई टेक्निक आई है। इस टेक्निक में क्या करते हैं कि जो हम माइस का जो सिस्टम यूज़ कर रहे थे कि माइस में हम बी सेल कलेक्ट कर रहे थे फ्रॉम द स्प्लीन, तो इन बी सेल में हम इंजीनियर्ड यिस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इंजीनियर्ड वेक्टर हम बी सेल के अंदर डाल देते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि माइस की तो बी सेल हों, लेकिन ये बी सेल क्या प्रोड्यूस करें, ह्यूमन के एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करें। ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा ऐसे पॉसिबल है कि जब हम माइस के बी सेल के अंदर ह्यूमन के ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस कर दें बी सेल के जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, तो होंगे तो माइस में प्रोड्यूस, लेकिन जब वो जीन प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज़, तो वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे अगेंस्ट मतलब दैट इज़ द ह्यूमन एंटीबॉडीज़। तो ये काम किया है जैन फार्मा इंटरनेशनल कंपनी ने। इन्होंने क्या किया है कि इस टाइप का एक सिस्टम डेवलप किया है जिसमें माइस के केस में वो यिस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स इंजीनियर्ड जो वेक्टर हैं उसका इन्होंने यूज़ किया है, और लार्ज क्वांटिटी में जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं उसको इंट्रोड्यूस किया है, और हेवी और लाइट चेन की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बी सेल से इन केस ऑफ माइस से प्रोड्यूस की है। और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये ह्यूमन एंटीबॉडीज़ होती हैं। ओके, तो अब हमें क्या है, माइस से ह्यूमन की एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल तो मिल गई, लेकिन फ्यूज़न करने के लिए अभी हमको हाइब्रिडोमा सेल की ज़रूरत है। किसी हाइब्रिडोमा सेल में, सॉरी हाइब्रिडोमा सेल नहीं, हमें ज़रूरत है माइलोमा सेल की। तो जो माइलोमा सेल है उसमें प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसमें इमोर्टल ग्रोथ हो, क्योंकि माइलोमा है कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल, इमोर्टल ग्रोथ होना चाहिए। दूसरा, ससेप्टिबिलिटी टू हेट सिलेक्शन। अभी हमने हेट मीडिया के बारे में बताया था कि हेट मीडिया में जो है सिलेक्शन की प्रॉपर्टी होती है, उसमें जो HGPRT एंजाइम है वो होता है, साथ में वो केवल ऐसी ही सेल्स को रखती हैं जो HGPRT और टायरोसिन काइनेज हो। तो हमें क्या, सेल का म्यूटेशन करना पड़ता है। तीसरा क्या होता है, इनेबिलिटी टू सिक्रीट इट्स ओन एंटीबॉडी। यहाँ जो कॉलर और मिल्स्टीन है उन्होंने भी एंटीबॉडी ऐसी माइलोमा सेल्स चूज़ करी थी जो कि एंटीबॉडी सिक्रेटिंग नहीं होती है। तो हमें ऐसी माइलोमा सेल्स लेना है जो कि एंटीबॉडी सिक्रेटिंग नहीं है। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी ही हमें माइलोमा सेल चाहिए। तो माउस की माइलोमा सेल में तो ये प्रॉपर्टी थी, लेकिन ह्यूमन की माइलोमा सेल में ये प्रॉपर्टी नहीं है। ह्यूमन की जो माइलोमा सेल है उसमें क्या होता है
कि एक तो इमॉर्टल नहीं होती, वो शॉर्ट लाइफ स्पान होता है उसका। तो आप जब सेल कल्चर में उसको डालते हो, ग्रो करते हो, तो सेल कल्चर यानी इन विट्रो टेक्निक में शॉर्ट लाइफ स्पान हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि जो ह्यूमन माइलोमा सेल्स हैं, अ, ये सेल कंटिन्यूसली एंटीबॉडी सिक्रीट करती रहती हैं, यानी कि दूसरी कंडीशन भी फेल हो गई इसमें। और तीसरा क्या है, इन एडिशन द इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन टू अलाउ फॉर द हेड सिलेक्शन इंक्रीज द सेल इन स्टेबिलिटी। अगर आप हेड मीडियम में डालने के लिए ऐसी माइलोमा सेल का म्यूटेशन भी करते हैं, क्योंकि हमें इसमें म्यूटेशन करना पड़ेगा फॉर द HGPRT एंड टायरोसिन काइनेज। तो म्यूटेशन करने पर होता क्या है कि वो हेड मीडियम में और ज़्यादा इनस्टेबल हो जाती है, ज़्यादा टाइम हेड मीडियम में रहेगी नहीं। ये बड़ी प्रॉब्लम गई। तो क्या हो रहा है, रिसर्चर क्या कर रहे हैं, रिसर्चर ये कर रहे हैं कि इस टाइप की माइलोमा सेल वो बना ही नहीं रहे हैं जो कि ह्यूमन से डिराइव्ड हो। वो अभी भी ये कर रहे हैं कि माउस से ऐसी माइलोमा सेल्स लेते हैं जिसमें जो नॉन एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग, मतलब एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग नहीं हो, साथ में HGPRT नेगेटिव हो। और इसमें पर ये देखा गया है कि जब वो ह्यूमन बी सेल और जो हमारे माउस की जो माइलोमा सेल है इनका फ्यूज़न करते हैं, तो ये देखा गया है, ये एक प्रॉब्लम आई है कि होता क्या है, फ्यूज़न करने से ह्यूमन क्रोमोसोम और माउस के क्रोमोसोम मिक्स हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके जो ह्यूमन की क्रोमोसोम है उसका लॉस हो जाता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, बिकॉज ऑफ फाइलोजेनेटिक प्रॉब्लम, है ना, क्योंकि ह्यूमन अलग जा रहा है और माइस अलग जा रहा है, दोनों के क्रोमोसोम आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली साइंटिस्ट ने ये प्रॉब्लम भी दूर कर ली है। साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि हम माइलोमा सेल्स ले ही नहीं, क्योंकि माइलोमा सेल में क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो इमोर्टल होना चाहिए। और इमोर्टल कब होते हैं, जब ऐसी सेल, यानी माइलोमा सेल बनते कैसे हैं, माइलोमा सेल बेसिकली कैंसरस सेल हैं। और ये बनते ऐसे हैं कि जब इस पे किसी भी टाइप के वायरस का अटैक होता है ना, और वो वायरस क्या करता है, जो नॉर्मल एपोप्टोसिस की प्रोसीजर है उसको रोक देता है। तो ऐसी सेल्स जो है नॉन एपोप्टोटिक हो जाती हैं और माइलोमा में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या करा कि जो हमारी अभी तक ह्यूमन बी लिम्फोसाइट्स हैं जो इस समय नॉर्मली एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही हैं, वो तो हमें मिल गई, तो उसको ही उनने ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसके लिए उन्होंने क्या करा, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एप्स्टीन बार वायरस का यूज़ करा है। एप्स्टीन बार वायरस जो है रेट्रोविरिडी फैमिली में आती है, एप्स्टीन बार वायरस। और ये वायरस क्या करता है, प्रो वायरस बनाता है, जैसा हमने रेट्रोविरिडी के रिप्लिकेशन में पढ़ा था। प्रो वायरस बनने से क्या होता है, प्रो वायरस में क्या होता है कि जो इसका डबल स्टैंडर्ड RNA है वो इंसर्ट हो जाता है। बेसिकली वो डबल स्टैंडर्ड DNA रहता है, वो डबल स्टैंडर्ड DNA इंसर्ट हो जाता है इन मेमेलियन सेल, और इंसर्ट होके उसको हम कहते हैं प्रो वायरस। तो ये हमें पता है कि जो रेट्रोविरिडी होता है उसका डिप्लॉयड जीनोम होता है, RNA होता है, और वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, पर वो डिप्लॉयड होता है। तो वो बनाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के प्रेजेंस में डबल स्टैंडर्ड DNA, और वो डबल स्टैंडर्ड DNA जो होता है वो प्रो वायरस में कन्वर्ट हो जाता है ना। जब उसका DNA क्रोमोसोम ऑफ मेमिलियन सेल से बाइंड होता है, ये आप पूरा देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियो में कि हाउ द रिप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि जैसे ही इप्स्टीन बार वायरस को हम डालते हैं इन द सेल कल्चर, और साथ में सेल कल्चर मीडिया में हमने बी लिम्फोसाइट डाला हुआ है, और अब हम जब इसमें एंटीजन डालते हैं, जिस एंटीजन के अगेंस्ट हमको एंटीबॉडी चाहिए, तो क्या होता है कि ये एप्स्टीन बार वायरस इन बी सेल्स को, नॉर्मल बी सेल को ट्रांसफॉर्म कर देती है और इमोर्टल बना देती है। तो इमोर्टल क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एप्स्टीन बार वायरस जो होता है वो एपोप्टोसिस को रोक देता है। तो इसमें इमोर्टल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल बन जाती है, और कंटिन्यूसली एंटीबॉडी सीक्रेट करने लगती है। क्लोनिंग ऑफ सच प्राइम्ड ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैज़ परमिटेड प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसलिए मैं इसको वायरोलॉजी के केस में भी सजेस्ट करूँगा, इन द केस ऑफ प्रैक्टिकल, कि जब आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की बात करें और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की बात करें, और आपको अगर वायरोलॉजी के पर्सपेक्ट में पूछा जाए, तो आप बता सकते हैं कि वायरस का इसलिए यूज़ होता है क्योंकि हमें माउस में ये प्रॉब्लम आ रही थी
और अब हम जो है ह्यूमन में अगर प्रोड्यूस करते हैं बी सेल तो हमको 16 बार वायरस की ज़रूरत पड़ती है। पहले हमको फ्यूज़न के लिए जो है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल की ज़रूरत थी, पर उसके साथ में हमने यहाँ सेंडविच वायरस की भी आप जो सेंडई वायरस है उसकी भी हमने आपसे बात की थी। तो जो सेंडई वायरस है वो एक इनएक्टिवेटेड इन्वेलप्ड सेंडई वायरस होता है, जिसको हम पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल के एब्सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द फ्यूज़न। और सेंडई वायरस मैंने आपको बताया था कि पैरामिक्सोविरिडी फैमिली में आता है, जो कि एक जो है फ्यूज़न करने वाला फैमिली है, जो कि सेल का फ्यूज़न करके सिंसाइटिया फॉर्मेशन करता है, पैरामिक्सोविरिडी फैमिली। ठीक। Now comes to the uses for monoclonal antibodies. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का जो है फाइनली दो ही जगह यूज़ होता है, और वो दो जगह में पहला है कि इन विवो डायग्नोसिस करने में यूज़ होता है। जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं वो एंटीजन का डिटेक्शन करती हैं। और दूसरा जो होता है इम्यूनोथेरेपी में। इम्यूनोथेरेपी में जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऑटो इम्यूनिटी है, तो ऑटो इम्यूनिटी के केस में यूज़ होता है। साथ में जो कैंसर थेरेपीज़ हैं इसमें यूज़ होता है। ओके, इसके बाद में जैसे हमने लिखा है ल्यूकेमिया के केस में यूज़ होता है, लिम्फोमा ट्रीटमेंट के केस में यूज़ होता है, तो अदर ब्लड मेलिग्नेंसी के केस में यूज़ होता है ना, ऑटो इम्यून डिसीजेस के केस में यूज़ होता है। तो ये इस टाइप से इम्यूनोथेरेपी में यूज़ होता है। और इम्यूनो डायग्नोसिस में जो हमारी एलाइजा किट्स वगैरह बनती है, जिसमें हमको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे जो इम्यूनो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, जैसे कि सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं, या सीरो टाइपिंग ऑफ बैक्टीरिया वगैरह भी अगर करना हो तो हम इस टाइप की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे रेडियल इम्यूनो ऐसे है, या इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री है ना, इन सभी केस में जैसे तो इस टाइप की डिफरेंट टाइप की जो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट हैं उसमें हम एजीपीटी है, इनमें हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अब ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी 1975 में जैसे मिल्स्टिन और कोहलर ने डिस्कवर किया, उसके बाद ये देखा गया है कि लगभग 1 बिलियन का मार्केट है इसका इन 1990 में। 2000 तक आते आते ये 6 बिलियन का मार्केट हो गया। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली राइजिंग होता जा रहा है। इसमें जो सेंटर फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये भी एस्टिमेट लगा रहा है कि आप मतलब इस साइट पे भी जाके देख सकते हैं कि अब जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का कितना ज़्यादा मार्केट रेज हो रहा है। ओके, नाउ कम्स टू द प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो आप देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ कहाँ हो रहा है, मतलब सोच नहीं सकते। जैसे सपोज़ कीजिए फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, एक प्रोटीन है जिसको हम जानते हैं कि इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होता है? एंटीवायरस एजेंट है, जो कि एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन प्रोड्यूस होता है। और किससे प्रोड्यूस होता है? ये हमारे इम्यून सिस्टम से, हमारी बी सेल्स वगैरह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये इंटरफेरॉन को अगर हम मान लीजिए वायरल डिसीज़ होती है, और ऐसे में अगर हम प्यूरिफाइड इंटरफेरॉन इंजेक्ट कर देते हैं तो हमें डेफिनेटली वायरस की जो वायरल डिसीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो एक रोल ये है कि इस टाइप का इंटरफेरॉन को प्यूरिफाई कैसे करें, इतना सारा इंटरफेरॉन कैसे बनाएं। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का सबसे बड़ा यूज़ है। क्या हुआ कि ये प्यूरिफिकेशन जो होता है विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफिक स्टेप से होता है। तो ये होते हैं क्रोमेटोग्राफिक कॉलम्स। इन क्रोमेटोग्राफिक कॉलम्स में जो बीड्स हैं, ग्लास बीड्स वगैरह जो होते हैं, या फिर दूसरा होता है हम इसमें एगरोस डालते हैं, या फिर आजकल हम इसको बोलते हैं सेफारोज। तो इस सेफारोज में हमारी ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बाउंड रहती है। जब हम कोई क्रूड प्रोटीन डालते हैं जो कि ऐसा, जैसे मान लीजिए इंटरफेरॉन के साथ कुछ अदर कंटामिनेशन भी हैं, पर अगर इंटरफेरॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इसमें होगी कॉलम में, तो ये क्या होगा, कंटामिनेशन नीचे चला जाएगा, इम्प्योरिटीज़ नीचे चली जाएगी, और इस कॉलम के अंदर हमारा इंटरफेरॉन अटैच हो जाएगा। एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जो प्रोटीन रहता है वो हाईली आयनाइज्ड
सॉल्यूशन में, जैसे कि NaCl, हाईली आयनाइज्ड सॉल्यूशन में डीनेचर हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है, ये मैंने पढ़ा था विल्सन वॉकर की बुक से, द प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें क्या होता है कि हाईली आयनाइज्ड सोडियम क्लोराइड जब हम डालते हैं सॉल्यूशन में, तो प्रोटीन जो है इल्यूट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इल्यूशन टेक्निक। इल्यूशन टेक्निक में NaCl का बहुत बड़ा यूज़ है। अब इल्यूशन होता है तो यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से इल्यूट होकर के इंटरफेरॉन प्यूरिफाइड फॉर्म में हमें मिल जाता है। तो ये टेक्निक है। इस टेक्निक का यूज़ किया है सबसे पहले DS सेचर ने और DC बुर्के ने। DS सेचर एंड DC बुर्के ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने सबसे पहले तो WBC से सबसे पहले 1% तक प्यूरीफाई, मतलब 99% कंटेमिनेशन वाला इन्होंने सबसे पहले इंटरफेरॉन लिया। तो सबसे पहले इन्होंने इंटरफेरॉन सेपरेट किया और मतलब इनका एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। इंटरफेरॉन सेपरेशन सबसे पहले इन्होंने किया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली इंटरफेरॉन लिया और इंटरफेरॉन क्रूड था, प्योर नहीं था। उसमें 1% ही प्योरिटी थी, 1% ही इंटरफेरॉन था, बाकी 99% कंटेमिनेशन था। उन्होंने इस टाइप का जो इंटरफेरॉन है जो WBC से उन्होंने रिमूव किया था, उसको इन्होंने इंजेक्ट किया माउस में इंजेक्ट करने पर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी। तो सपोज़ कीजिए कि इस टाइप की B सेल्स उन्होंने स्प्लीन से ले ली, और वही जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है उसी के थ्रू इन्होंने जो माउस की जो माइलोमा सेल्स हैं, जो कि HGPRT नेगेटिव होती हैं, साथ में एंटीबॉडी नेगेटिव होती हैं, ऐसी माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज़न कराया। फ्यूज़न कराने पर हमें हाइब्रिडोमा मिला। इस हाइब्रिडोमा से हमने क्या करा, इन्होंने जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ रेस की। इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को इन्होंने स्क्रीनिंग किया, इंटरफेरॉन के साथ में बाइंड किया, और वही एलाइजा या रेडियो इम्यूनोएसिस से इन्होंने टेस्टिंग किया और फाइनली कंक्लूड किया कि ये जो है इंटरफेरॉन स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं। अब इनका यूज़ इन्होंने किया है क्रोमेटोग्राफी में। क्रोमेटोग्राफी में कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, इसके बाद में एक मैंने पढ़ी है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में जो है NINTA HRP कॉन्जुगेट का यूज़ करते हैं, उससे भी हम प्रोटीन प्यूरिफिकेशन करते हैं। प्रोटीन प्यूरिफिकेशन का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और आप जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स। तो इसमें क्या होता है कि जब कॉलम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी वगैरह लेते हैं या फिर ये एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी लेते हैं, इसमें एंटीबॉडीज़ जो है या तो सेफारोज में या एगरोज में बाइंड हो जाती है। अब हम जब क्रूड इंटरफेरॉन जो कि 1% प्यूरीफाई था उसको हम डालते हैं, तो होता ये है कि जो 99% इम्प्यूरिटीज़ है वो रिमूव हो जाती है। फिर इसका हम इल्यूशन करते हैं, जो प्योर्ड फॉर्म होता है उसका इल्यूशन करते हैं सोडियम क्लोराइड में, और इल्यूशन से हमें प्योर इंटरफेरॉन मिलता है। तो इस टाइप के कॉलम्स को हम यहाँ कहते हैं इम्यूनोसॉर्बेंट कॉलम। ओके, इम्यूनोसॉर्बेंट कॉलम। और अब ये जो है लगभग 5000 फोल्ड प्योर इंटरफेरॉन यहाँ से हमको मिला। 5000 फोल्ड प्योर इंटरफेरॉन मिलता है यहाँ पे। और अब ये होता है कि ये जो इंटरफेरॉन है जेनेटिक इंजीनियर्ड बैक्टीरिया में, जैसे कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें प्लाज्मिड्स होते हैं, और प्लाज्मिड्स में जीन इंसर्ट करते हैं जो कि इंटरफेरॉन सिक्रीट करता है। तो इस टाइप के इंटरफेरॉन्स जो होते हैं इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया से सिक्रीट होते हैं, और इन बैक्टीरिया का फिर बाद में डिस्ट्रक्शन करते हैं। डिस्ट्रक्शन करने के बाद में सेल लाइसिस करते हैं। सेल लाइसिस में डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियल प्रोटीन्स भी होते हैं। तो ये जो सेल लाइसेट होता है इसको भी हम इसी क्रोमेटोग्राफिक इम्यूनोसॉर्बेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में यूज़ करते हैं। यहाँ पर बैक्टीरियल सेल लाइसेट रखते हैं जिसमें हमारा प्लाज्मिड होता है, और जो कि इंटरफेरॉन प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो सेल लाइसेट में इंटरफेरॉन बहुत सारा होता है, उसको हम इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी से पास करते हैं, जिसमें हमारा स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होते हैं, और हमें फाइनली प्योर्ड जो प्यूरीफाई इंटरफेरॉन है वो मिल जाता है, और इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती है।
तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के एप्लीकेशन का। नाउ नेक्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ लिम्फोसाइट सब पॉपुलेशन एंड क्लोन्स। तो दूसरा जो एप्लीकेशन है ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वो है आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ लिम्फोसाइट सब पॉपुलेशन एंड क्लोन्स। इसमें क्या होता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वेरियस टाइप के लिम्फोसाइट सब पॉपुलेशन को रिकॉग्नाइज कर सकती है। कैसे रिकॉग्नाइज कर सकती है कि हम ये जानते हैं कि जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं उस पर CD4 मार्कर होता है, जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं उस पर CD8 मॉलिक्यूल होता है। तो ये दोनों प्रोटीन के अगेंस्ट में अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रेस की जाती हैं और उन दोनों मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को अलग अलग डिफरेंट टाइप के डिफरेंट फ्लोरोक्रोम से कॉन्जुगेट किया जाता है, तो वो डिफरेंट टाइप के कलर्स या फ्लोरोसेंट देंगे। और जब इस टाइप के सेल को एक सेल सॉर्टर एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर से सेपरेट किया जाता है तो हम डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में टी हेल्पर सेल है और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, उन पर हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डाली हैं जो ऑलरेडी कॉन्जुगेटेड हैं डिफरेंट टाइप के डिफरेंट टाइप के फ्लोरोसेंट या फ्लोरोक्रोम से। एग्जांपल मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, जैसे पहला फ्लोरोक्रोम है वो है फाइकोइरिथ्रीन, ये PE लेबल्ड CD4, तो फाइकोइरिथ्रीन है। दूसरा जो लेबल्ड है वो है FITC यानी कि फ्लोरोसिन आइसोथायोसाइनेट। तो FITC कॉन्जुगेटेड CD8 मॉलिक्यूल्स होते हैं और इधर जो फाइकोइरिथ्रीन कॉन्जुगेटेड CD4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंटी CD4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी कि जो एंटीबॉडीज़ हैं उस पर यहाँ पे फाइकोइरिथ्रीन होगा और यहाँ पर जो है FITC होगा CD8 पे। तो डिफरेंट टाइप के फ्लोरोक्रोम मॉलिक्यूल्स के साथ जब इनका कॉन्जुगेशन होता है एंटीबॉडीज़ का, तो जब ये बाइंड होते हैं CD4 सेल से, तब हम ये बता सकते हैं कि ये जो सेल है ये टी हेल्पर सेल है, और ये वाली जो सेल है अगर इसके साथ बाइंड होता है तो ये साइटोटॉक्सिक सेल है। और इस पॉपुलेशन को जब हम सेल सॉर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई एक रेड कलर दे रहा है, एक जो है ग्रीन कलर का जो फ्लोरोसेंट दे रहा है, तो सेल सॉर्टिंग कर सकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से ये भी कर सकते हैं कि सपोज़ कीजिए हमें केवल CD8 सेल्स चाहिए, तो हमने क्या करा, CD4 सेल्स में जो एंटीबॉडीज़ बाइंड हो गई, तो ये ऑप्शनाइजेशन तो हो ही गया। ऑप्शनाइजेशन हो गया, अब इसमें हम कम्प्लीमेंट डाल दें, तो कम्प्लीमेंट डालेंगे तो CD4 का लाइसिस हो जाएगा। CD4 का लाइसिस होगा तो हमें सिर्फ CD8 मॉलिक्यूल मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छा इसका एप्लीकेशन है कि एक मल्टीपल टाइप के जो सेल्स हैं उसमें हमको केवल CD8 चाहिए, तो हम आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं एंड आइसोलेशन ऑफ लिम्फोसाइट सब पॉपुलेशन भी कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा एक और काम है, वो ये है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं can also can be made to cell membrane protein that are unique to certain lymphocytes clone. These antibodies called as clonotypic monoclonal antibodies have been useful in the identification of protein that are unique to a given cell lineage. For example, clonotypic monoclonal antibodies were instrumental in identification of T cell receptor. तो T cell receptor का जो lineage molecules होते हैं ना, अगर उसको भी हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो हम इन क्लोनोटाइपिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लोनोटाइपिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बेसिकली क्या होते हैं, ये ऑलरेडी लिम्फोसाइट्स के ऊपर प्रेजेंट होने वाले मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की कॉपी होती हैं जो कि इस पे प्रेजेंट होते हैं लिम्फोसाइट्स पे, और वो यूनिक होते हैं हर एक लिम्फोसाइट के लिए। तो ऐसे क्लोनोटाइपिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का हम डिटेक्शन कर सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं कि इसका लीनिएज कहाँ से था, ये कहाँ से आया है टी सेल। नेक्स्ट है ट्यूमर डिटेक्शन एंड इमेजिंग। नाउ द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज ट्यूमर डिटेक्शन एंड इमेजिंग। तो इसमें जो साइंटिस्ट हैं जैसे जे मीना, F क्यूटिटा, देन S रोसेन, इन साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो लंग कैंसर हैं
इसके लिए क्या किया कि लंग कैंसर की जो सेल्स हैं, ह्यूमन लंग कैंसर, इस सेल्स को इंजेक्ट किया इन द माइस में इंजेक्ट करके माइस से लिए स्प्लीन सेल से लिया बी सेल, ओके, और माउस की ही माइलोमा सेल्स भी ली, और माइलोमा सेल और जो स्प्लीन से ली हुई बी सेल थी, इनको आपस में जो है फ्यूज़ किया। फ्यूज़ करने पर उससे जो है हाइब्रिडोमा बनाया, उससे जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई। इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज़ इन्होंने ह्यूमंस के लंग्स कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करने में किया। इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने हाइब्रिडोमा क्लोन्स बनाए तो लगभग 20,000 टाइप के हाइब्रिडोमा क्लोन्स बने। इन हाइब्रिडोमा क्लोन्स की स्क्रीनिंग इन्होंने सबसे पहले की और ये देखा कि इसमें से कौन सी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पर्टिकुलरली ह्यूमन लंग कैंसर सेल्स की स्पेसिफिक है। और इसके बाद में इन्होंने लंग कैंसर के आइडेंटिफिकेशन के लिए इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया। ये देखा जाता है कि ऑल ओवर जितने भी टाइप के सेल कार्सिनोमा है लंग्स के, उसमें 25% ह्यूमन में लंग कैंसर मिलता है ना, ये सेल कार्सिनोमा का। तो यहाँ तक तो ठीक है, मतलब ये एक ऑर्गन स्पेसिफिक लंग कैंसर हो गया। पर इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज़ तब भी किया जाता है जब ट्यूमर कुछ स्पेसिफिक एंटीजन प्रोड्यूस करता है जो कि ब्लड में चले जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ग्लाइकोलिपिड एंटीजेंस। ग्लाइकोलिपिड एंटीजेंस जो है कोलोरेक्टल कैंसर में ब्लड में चला जाता है। कोलोरेक्टल कैंसर का डिटेक्शन भी हम इस टाइप से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से कर सकते हैं। पैंक्रियाटिक ट्यूमर एंटीजेंस होते हैं जो कि ब्लड में चले जाते हैं। तो अगर हमें पैंक्रियाटिक ट्यूमर का डायग्नोसिस करना है तो अर्ली डायग्नोसिस भी या फिर एडवांस स्टेज में भी अगर कैंसर का डायग्नोसिस करना है तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से किया जा सकता है। इसके अलावा इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को अगर रेडियो लेवल्ड कर दिया जाए तो इनका यूज़ प्राइमरी और मेटास्टेटिक ट्यूमर में किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेस्ट कैंसर के केस में यदि हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को आयोडीन 131 रेडियो आइसोटोप से लेबल्ड करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर का डिटेक्शन प्राइमरी और मेटास्टेटिक ट्यूमर के केस में भी किया जा सकता है और एडवांस केस में भी किया जा सकता है जब इस टाइप का ट्यूमर ना हो। तो ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन में मेटल गैडोलिनियम GD, ठीक है, इसका भी यूज़ करते हैं। इसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के साथ में लेबल करते हैं मेटल गैडोलिनियम को, और जब इसको इंजेक्ट करते हैं तब तो जो मेटल गैडोलिनियम है इसको एंटीबॉडी के साथ, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ में कॉन्जुगेट किया जाता है और इसके बाद ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्शन के लिए जो साइंटिस्ट हैं वो इनको IV इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद MRI करते हैं, ठीक है। तो इससे पूरी बॉडी में कहीं पर भी पिन हेड साइज का भी मेटास्टेसिस अगर होगा तो रीजनल लिम्फ नोड्स में तो वो विजुलाइज हो जाएगा। पर एक अब इसमें भी एक ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल ये है कि अभी तक ब्रेस्ट कैंसर से होने वाले डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन्स हैं जो ब्लड स्ट्रीम में मिलते हैं, ऐसे कॉमन ट्यूमर स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स नहीं हैं, कॉमन नहीं हैं जिनके एंटीजेनिक कैरेक्टर शेयर होते हों। ट्यूमर सेल्स भी डिफरेंट टाइप के एंटीजेंस या फिर प्रोटीन्स सीक्रेट करती हैं, तो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स जो होते हैं ब्लड में मिलते हैं। ऐसे में अभी तक ब्रेस्ट कैंसर की केस में लगभग 5 टाइप के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस किए जा चुके हैं और 5 टाइप के इस टाइप के प्रोटीन्स मिले हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन में यूज़ होते हैं। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल बॉडी थर्ड। अब एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल बॉडी इन केस 4। सो इन केस 4 ट्यूमर किलिंग में हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज़ करते हैं। तो ट्यूमर किलिंग में जो एंटीबॉडी यूज़ होती हैं मोनोक्लोनल, वो किलिंग करती हैं थ्रू कम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस। तो कम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस तो हमें पता ही है, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक हाइपर सेंसिटिविटी
का लेक्चर बनाया है, उसमें आप किस टाइप से कम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस होती है, एडीसीसी वगैरह जो है उसको देख सकते हैं, उसमें भी आपको मिल जाएगा। टाइप सेकेंड हाइपर सेंसिटिविटी में भी एडीसीसी होता है, क्योंकि उसमें भी जो आरबीसी वगैरह हैं उसका डिस्ट्रक्शन होता है और एनीमिया कॉज करता है। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं जैसे रोनाल्ड लेवी। तो रोनाल्ड लेवी और उनके कलीग्स ने क्या किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है कि जो ट्यूमर होता है वो ट्यूमर क्या प्रोड्यूस करता है। ट्यूमर जो होता है वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने क्या करा, बी सेल लिम्फोमा के केस में उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। तो कैसे दिया, ह्यूमन में बी सेल लिम्फोमा एक टाइप का ट्यूमर है, तो इस ट्यूमर को इन्होंने ह्यूमन से रिमूव किया। ओके, तो उन्होंने बी सेल लिम्फोमा की सेल्स ली और इसको ह्यूमन की माइलोमा सेल के साथ फ्यूज़ किया। तो जैसे हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, बी सेल जिसके अगेंस्ट में हमको एंटीबॉडीज़ चाहिए, या जो भी मटेरियल है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ चाहिए हमें, प्लस हम इंजेक्ट करते हैं माइलोमा सेल्स। तो यहाँ बी सेल्स और माइलोमा सेल्स ली, इनको फ्यूज़ किया, इससे एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई। ये एंटीबॉडीज़ जो होगी ये होगी इससे सिक्रेटेड। लेकिन ये एंटीबॉडीज़ बेसिकली क्या है, ये ट्यूमर के प्रोटीन्स हैं, और ट्यूमर के प्रोटीन्स हैं, हमको इनको डिस्ट्रॉय करना है। इनको डिस्ट्रॉय करना है यानी कि ये जो है एज ए एंटीजन हम इंजेक्ट करेंगे माउस में, और माउस की स्प्लिन सेल कलेक्ट करेंगे। माउस की स्प्लिन सेल कलेक्ट करके उसमें से नॉर्मल बी सेल निकालेंगे, जो कि इडियोटाइप के अगेंस्ट में एंटी इडियोटाइप बनाती हों। इनको हम, ये जो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ होती है ना, इनको हम इडियोटाइप बोलते हैं, और इडियोटाइप के अगेंस्ट में जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ बनती हैं उसको हम एंटी इडियोटाइप बोलते हैं। तो एंटी इडियोटाइप एंटीबॉडीज़ बनेगी। तो स्प्लिन सेल रिमूव करी हमने, इसको माउस की ही माइलोमा, पहले हमने क्या किया था, ह्यूमन माइलोमा सेल से फ्यूज़ किया था, ह्यूमन टू ह्यूमन। अब हम माउस टू माउस कर रहे हैं, तो माउस की माइलोमा सेल से फ्यूज़ करेंगे और हम एंटी इडियोटाइप जो एंटीबॉडीज़ है वो लेंगे। इस एंटी इडियोटाइप एंटीबॉडीज़ को हम इंजेक्ट करेंगे ह्यूमन में, और ह्यूमन में रिस्पॉन्स देखेंगे। ये बेसिकली अ ट्रीटमेंट, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इज़ डन बाय रोनाल्ड लेवी। ओके, रोनाल्ड लेवी एंड हिज कलीग्स एंड देयर कलीग्स। तो इन्होंने सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किया है इसका, बी लिम्फोमा सेल्स का, कैंसरस बी लिम्फोमा सेल्स का। तो इन्होंने क्या करा, जब एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट किए तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, ये एंटीबॉडीज़ ये करेंगे कि जो अंदर बी लिम्फोमा सेल्स हैं कम्प्लीमेंट के साथ मिल करके उनका कम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस करेंगे। तो जो रोनाल्ड लेवी थे, इन्होंने लगभग 4 इंजेक्शन ऐसे लगाए और धीरे धीरे ये देखा कि जो पेशेंट था, पेशेंट बेसिकली एक 64 ईयर्स ओल्ड मैन था, तो उनको टर्मिनल बी सेल लिम्फोमा था, टर्मिनल बी सेल लिम्फोमा। और उन्होंने क्या किया, 4 इंजेक्शन लगातार इस टाइप की जो एंटी इडियोटिपिक एंटीबॉडीज़ हैं इसके दिए। तो ये देखा कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है इससे जो ट्यूमर है वो धीरे धीरे श्रिंक होता गया, और पेशेंट में कम्प्लीटली जो लिम्फोमा की डिसीज़ थी वो ख़त्म हो गई। अब इसमें एक और बात ये है कि जो ट्यूमर सेल्स होती है भाई, कहीं ना कहीं वो भी रेजिस्ट करती है किसी भी टाइप के कम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस के लिए। तो नॉर्मली ट्यूमर सेल का कम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस कर पाना बड़ा मुश्किल रहता है। ऐसे में साइंटिस्ट ने एक और खोज की। साइंटिस्ट ने क्या करा कि जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको लीथल टॉक्सिन के साथ कॉन्जुगेट किया। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एंटीबॉडी ड्रिवन सेल साइटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ में कुछ टॉक्सिन्स बाइंड कर देते हैं जो कि सेल के रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, और फिर बाद में वो टॉक्सिन जो होते हैं वो उस सेल को डैमेज करते हैं। तो यहाँ जो लीथल टॉक्सिन्स हैं, फॉर एग्जांपल सेवरल ऐसे टॉक्सिन्स हैं जैसे रिसिन, RICIN रिसिन है, शिगेला टॉक्सिन है, डिप्थीरिया टॉक्सिन है। ये टॉक्सिन
क्या करते हैं कि इनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ में कॉन्जुगेशन कराते हैं। जो ये टॉक्सिन्स हैं, जब आप एंडोटॉक्सिन्स वगैरह पढ़ेंगे तब ये देखेंगे कि इनमें फंक्शनली पॉलीपेप्टाइड कंपोनेंट होते हैं। दो फंक्शनल, जैसे मिनिमम दो होते ही होते हैं, एक ए कहते हैं जिसको हम, एक को बी कहते हैं। उसमें से जो एक होता है वो जो है रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग करता है, और दूसरा जो होता है वो एक एंजाइम होता है। वो क्या करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता है। तो एक का काम होता है लिगेंड जैसा, और दूसरे का काम होता है जो कि लिगेंड जो होता है रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, और दूसरा एक्ट करता है एज ए टॉक्सिन। तो ये टर्म मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए इसको मैंने यहाँ मार्क किया है, इम्यूनोटॉक्सिन। इम्यूनोटॉक्सिन कभी आता है कहीं तो हम बता सकते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ में जब हम टॉक्सिन को कॉन्जुगेट करते हैं। और इसका यूज़ कहाँ होता है, फॉर द ट्यूमर किलिंग। तो ट्यूमर्स क्या होते हैं बॉडी में, बहुत अलग अलग जगह हो सकते हैं, और सब जगह सर्जरी करके ट्यूमर रिमूव करना मुश्किल होता है। तो इजी टास्क ये है कि आप ऐसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाएं जो कि स्पेसिफिक ट्यूमर के हों, उससे बाइंड हों, और उनके साथ कॉन्जुगेशन करें हम एंटीबॉडीज़ के साथ टॉक्सिन का, जो पर्टिकुलरली टॉक्सिन उसी सेल के ऊपर एक्ट करे और इसके कारण सेल डेथ हो। ठीक है, अब ये इसका मैकेनिज़्म क्या है ट्यूमर का, वो हम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो टॉक्सिन होते हैं जैसे रिसिन, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से दो कंपोनेंट है, इसमें भी ए और बी मान लीजिए, इसमें भी आप डाइसल्फाइड बॉन्ड से दोनों ए और बी कंपोनेंट जुड़े होते हैं। तो टॉक्सिन में दो कंपोनेंट, मिनिमम दो कंपोनेंट होते हैं। तीसरा हो गया आपका डिप्थीरिया टॉक्सिन। तो ये एंडोटॉक्सिन जो हैं बहुत इम्यूनोजेनिक होते हैं ये, और ये जो है काफ़ी टॉक्सिक नेचर के होते हैं। इनको इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ में कॉन्जुगेट किया जाता है इस टाइप से। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि जैसे एक टॉक्सिन है वो सेल रिसेप्टर से बाइंड होगा, उसका एंडोसाइटोसिस होगा, एंडोसोम से वो जो है रिलीज़ होगा साइटोसोल में, और जो वो एक्टिव इलोंगेशन फैक्टर 2 है, यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि जो एक्टिव इलोंगेशन फैक्टर है उसको इनएक्टिव करता है, इनएक्टिव इलोंगेशन फैक्टर 2। तो इलोंगेशन फैक्टर का क्या काम होता है, वो mRNA से प्रोटीन बनाता है। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो ट्रांसलेशन प्रोसीजर है, इसको रोकने का काम करता है। ठीक, रोकने का नहीं मतलब एक्टिवेशन फैक्टर होगा तो mRNA से प्रोटीन बनता है, पर एक्टिवेशन फैक्टर 2 जो है, एक्टिवेशन नहीं, इलोंगेशन फैक्टर 2 जो है, अगर वो इनएक्टिव हो गया तो mRNA से प्रोटीन नहीं बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ में जब कॉन्जुगेशन होता है टॉक्सिन का, तब इसका भी ऐसे ही एंडोसाइटोसिस होता है, एंडोसोम बनता है। देन यहाँ एंडोसोम से टॉक्सिन रिलीज़ होता है, एक्टिव इलोंगेशन फैक्टर 2 जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, उसके इनएक्टिव होने से जो ट्रांसलेशन प्रोसीजर है वो इनहिबिट हो जाती है। तो ये है ओवरऑल एक्शन ऑफ सेल डेथ बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये देखा गया है कि जो इम्यूनोटॉक्सिन्स होते हैं वो पर्टिकुलरली बाइंड होते हैं सिर्फ ट्यूमर सेल से। ऐसे में वो सिर्फ दे किल ट्यूमर सेल्स विदाउट किलिंग नॉर्मल हेल्दी सेल्स। नॉर्मल हेल्दी सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। नंबर ऑफ सो मेनी क्लिनिकल ट्रायल्स आर गोइंग ऑन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेलेनोमा, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कार्सिनोमा, वेरियस लिम्फोमास, ल्यूकेमियाज, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज। तो आप देखिए ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज़ में भी, यानी कि जो ऑटो इम्यून डिसीजेज है उनकी कंडीशन में भी, या फिर टी सेल मीडिएटेड CMI वगैरह का जो रिस्पॉन्स है, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, उसमें भी ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है थेरेपेटिक रिस्पॉन्स इसका देखा गया है और क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। नाउ जो नेक्स्ट इसका यूज़ है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का, इसको मैं लिखूँगा 5th नंबर का यूज़, 5th एप्लीकेशन, वो है डायग्नोस्टिक रिएजेंट्स। तो डायग्नोस्टिक रिएजेंट्स मतलब ये है कि बहुत सारे, इसको आप वैसे बहुत अच्छा टर्म है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं बायो रिएजेंट्स, डायग्नोस्टिक बायो रिएजेंट्स।
बायो रिएजेंट्स इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि हम बायोलॉजिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की हेल्प से डिटेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे प्रैक्टिकल में एक टर्म आता है, वो टर्म आता है डेवलपमेंट ऑफ बायो रीएजेंट्स एंड रिलीवेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, तो जो बायो रिएजेंट हैं अगर आप बात करें तो आपको सीधा याद आना चाहिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में, और इनका डायग्नोस्टिक किट के रूप में बहुत अच्छा यूज़ है। कैसे? फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी। तो जैसे लेटरल फ्लो इम्यूनोएसे के थ्रू हम प्रेगनेंसी डिटेक्शन करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस प्रोटोजोन्स, है ना, बैक्टीरिया, वायरल पैथोजेंस। मॉनिटरिंग थेरेपेटिक ड्रग लेवल। तो थेरेपेटिक ड्रग कितना है इसके लिए भी हम, अब आप समझ लीजिए कि किसी भी टाइप के एंटीजन को हम माउस में इंजेक्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनेगी, वो बी सेल बनेगी। बी सेल आप माइलोमा से कनेक्ट करो, आप एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाओ। तो यहाँ हम अगर एंटीजन कोई ड्रग ले लेते हैं और फिर इस एंटीबॉडी को उस ड्रग के साथ मिक्स करते हैं बॉडी में, तो बॉडी में कितना थेरेपेटिक इंडेक्स है उसका वो भी पता चल जाएगा। फिर इसके बाद डिटेक्टिंग हार्ट डैमेज। हार्ट अगर डैमेज होता है तो जो भी सेल डैमेज होती है ना, डैमेज होने के टाइम पर कुछ ना कुछ प्रोटीन रिलीज करती है, तो वो प्रोटीन डिटेक्ट कर सकते हैं। मैचिंग हिस्टोकम्पेटिबिलिटी एंटीजन्स। तो आखिर एंटीजन का कितना हिस्टोकम्पेटिबिलिटी मैचिंग है, इसको हम ब्लड ग्रुपिंग वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, सीरोटाइपिंग में यूज़ कर सकते हैं। डिटेक्टिंग डायबिटीज़, ठीक है। इसके बाद डिटेक्टिंग ट्यूमर सेल्स। तो डायबिटीज़ के कंडीशन में भी जो ग्लूकेगॉन है और आपका जो इंसुलिन है, ये हार्मोनल लेवल कितना है, फिर इसके बाद आप बीटा सेल्स का डैमेज कितना हो रहा है, तो ऐसे माइन्यूट माइन्यूट प्रोटीन्स जो है आप उसके अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना के डिटेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ये अभी बायोटेक्नोलॉजी में बिल्कुल ग्रोइंग मार्केट है। बहुत सारी इस टाइप की प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिससे कि हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपने देखो डायग्नोस्टिक रिएजेंट्स, और मैं इसको यहाँ बेस्ट वर्सेस लिखूँगा बायो रिएजेंट्स। तो इंजीनियर्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की ज़रूरत क्यों पड़ी? इंजीनियर्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि अभी तक हमने जितना भी एंटीबॉडीज़ बनाया मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, वो माउस से बनाया, और ये देखा गया कि जो माउस एंटीबॉडीज़ हैं वो जब ह्यूमन में इंजेक्ट करते हैं तो इस टाइप की माउस एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट में क्विकली कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज़ रिस्पॉन्स आ जाता है, और एंटीबॉडी कॉन्जुगेशन होकर के कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो माउस एंटीबॉडीज़ ह्यूमन में जाकर एज ए एंटीजन काम करती है, और उसके अगेंस्ट जब एंटीबॉडी बनता है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। कहीं ना कहीं ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसके कारण एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, पहला। और दूसरा ये है कि इसमें जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है वो भी होती है, क्योंकि इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड जो हाइपर सेंसिटिविटी है, जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी हम जानते हैं, उसके कारण किडनी में डिपोजिशन होकर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। ब्लड वेसल में डिपोजिशन हो जाए तो वेस्कुलाइटिस हो जाता है। इसके बाद में अगर आर्थराइटिस यानी कि वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह भी क्रिएट करता है ना, तो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर आप उसको इम्यूनोटॉक्सिन जैसा भी यूज़ करते हैं तो ऐसा होता है कि इम्यूनोटॉक्सिन रिलीज़ हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, और सर्कुलेशन में जा कर के वो भी रिमूव हो जाता है, तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस इतनी नहीं रहती। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम माउस के मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यूज़ कर रहे हैं फॉर द ट्यूमर डिटेक्शन एंड किलिंग। तो ट्यूमर डिटेक्शन के लिए पहली बात तो ये है कि माउस के एंटीबॉडीज़ इतने बनते नहीं हैं कि आप लार्ज नंबर ऑफ ट्यूमर का डिटेक्शन और उसका जो है किलिंग कर सको, तो वैसा तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बनते हैं। अगर गलती से आपने इस टाइप के मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में दे दी है तो ट्यूमर के केस में ट्यूमर तो शायद ख़त्म नहीं होगा, पर ये हो सकता है कि उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ और बन जाएं हमारी बॉडी में, और इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाए, और ये जो है लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन भी हो सकती है। लाइफ थ्रेटनिंग, बिल्कुल किडनी डैमेज हो जाएगी, लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन हो जाएगी। तो इसीलिए इन सब प्रॉब्लम्स से बचने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम
जो है इंजीनियर्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर्मेशन करते हैं। तो जो काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि वेरिएबल रीजन्स सीक्वेंस फ्रॉम माउस एंटीबॉडी। तो माउस एंटीबॉडी के जो जीन्स होते हैं उनके वेरिएबल रीजन सीक्वेंसेस लिए जाते हैं, जिसमें प्रमोटर भी आता है, लीडर भी आता है और वेरिएबल रीजन सीक्वेंसेस भी आते हैं। और कांस्टेंट रीजन लिया जाता है, कांस्टेंट रीजन एक्सॉन्स फ्रॉम ह्यूमन एंटीबॉडी जीन्स। ये दो चीज़ें याद रखना है आपको। इसमें जो फोटोग्राफ है इसमें भी आपको पता चलेगा कि जो वेरिएबल पार्ट है, जैसे माउस वेरिएबल पार्ट लिया जाता है फ्रॉम द माउस वेरिएबल जीन्स, माउस का ही प्रमोटर लिया जाता है और लीडर लिया जाता है। और वेरिएबल हेवी चेन में भी जो वेरिएबल रीजन है, लाइट चेन का वेरिएबल रीजन था, हेवी चेन का वेरिएबल रीजन भी जो होता है माउस में से ही लिया जाता है, उसके जीन्स, उसी का प्रमोटर, उसी का लीडर। और ह्यूमन में जो कांस्टेंट जीन है, कांस्टेंट सीक्वेंस लिया जाता है, जो कि कांस्टेंट रीजन एक्सॉन्स हैं ह्यूमन से, और ह्यूमन के ही हेवी चेन का कांस्टेंट रीजन लिया जाता है। तो इधर लाइट चेन में लाइट चेन इंसर्ट होता है, जो कि पूरा का पूरा जो है लाइट चेन, जिसमें आधा पार्ट माउस का है, आधा कांस्टेंट पार्ट ह्यूमन वाला है, वेरिएबल पार्ट जो है माउस का है। और इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन प्रमोटर है ये। और ये लाइट चेन काइमेरिक वेक्टर है। और यहाँ ये हेवी चेन काइमेरिक वेक्टर है। इसमें भी अभी हमने आपको यहाँ से बताया कि कैसे ये लिया गया। इन दोनों प्लाज्मिड्स को या वेक्टर को, अब हम वेक्टर कहेंगे इसको, इनका ट्रांसफेक्शन करते हैं इन द माइलोमा सेल। माइलोमा सेल हमको पता है फास्ट ग्रोइंग सेल्स होती हैं, मल्टीप्लाइंग सेल्स होती हैं, ट्यूमर प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं। तो ये क्या करेगी, इन दोनों वेक्टर्स का भी फटाफट जो है सिंथेसिस करेगी, और इससे जो है प्रोडक्शन होगा एंटीबॉडीज़ का। और ये एंटीबॉडीज़ काइमेरिक एंटीबॉडीज़ होगी। इसमें आप ये ध्यान दें कि जो ऊपर के वेरिएबल रीजन है, चाहे वो लाइट चेन के हों चाहे हेवी चेन के हों, ये वेरिएबल चेन के जो रीजन्स हैं ये माउस के हैं। और जो नीचे के हेवी चेन्स हैं, ये हेवी चेन हो चाहे लाइट चेन हो, लेकिन जो कांस्टेंट रीजन है, नीचे का कांस्टेंट रीजन होता है, ये रीजन जो है ह्यूमन की तरफ का है। ठीक है। तो इस टाइप का जो एंटीबॉडी बनता है, रिकॉम्बिनेंट जीन माउस ह्यूमन काइमेरा है ना, माउस ह्यूमन काइमेरा, इट इज़ कॉमनली नोन एज ब्यूमेनाइज्ड एंटीबॉडी, सॉरी ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी है ना। ये बी और एच गड़बड़ हो रहा है कि बी है कि एच है, मुझे जहाँ तक लगता है ये बी है। तो ब्यूमेनाइज्ड एंटीबॉडी है ये। और यस, ब्यूमेनाइज्ड एंटीबॉडी है। तो कभी आपको कहीं क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द ब्यूमेनाइज्ड एंटीबॉडी, तो ये टर्म यहाँ से लिया गया है, बहुत अच्छा टर्म है, जो कि एक माउस ह्यूमन काइमेरा होता है ना। काइमेरा क्या होता है, काइमेरा भी एक टर्म है। काइमेरा होता है डिफरेंट टाइप की जीन्स का मिक्सिंग कर देना। तो काइमेरिक मतलब डिफरेंट टाइप की जीन्स को मिलाना। और एक यहाँ हमने टर्म बताया था ट्रांसफेक्शन। तो ट्रांसफेक्शन का क्या मतलब होता है, इट इज़ अ प्रोसीजर दैट इंट्रोड्यूसेस फॉरेन न्यूक्लिक एसिड इनटू सेल टू प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल। तो ये हमने एक जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल बनाई है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं कि हमने जो है ट्रांसफेक्शन किया है। यहाँ हमने दो वेक्टर इसमें डाले हैं, तो चेंज हुआ है कुछ ना कुछ, जो फॉरेन न्यूक्लिक एसिड इसमें इंसर्ट किया है, तो इंसर्शन ऑफ फॉरेन न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड इज ट्रांसफेक्शन। तो ट्रांसफेक्शन करने पर हमें इस टाइप से काइमेरिक एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। तो इस टाइप की जो वेक्टर्स होते हैं ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं माइलोमा सेल्स में, और ये एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं जीन्स, इसलिए इस टाइप के वेक्टर्स को हम एक्सप्रेशन वेक्टर्स कहते हैं। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं और एक्सप्रेस करके एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इस माइलोमा सेल को हम रखते हैं एम्पिसिलिन मीडियम में, ताकि एम्पिसिलिन मीडियम में रह कर के
इसमें ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होते हैं। तो जब एम्पिसिलिन का प्रेजेंस होता है तो ऐसे वेक्टर्स ग्रो नहीं करते और सिलेक्शन करते हैं हम। मतलब ये एम्पिसिलिन क्या करता है, सिलेक्ट करता है ऐसे वेक्टर्स को जिसकी ग्रोथ हो। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट यहाँ पर रीजन होते हैं, तो वो ही वेक्टर जो होते हैं ग्रो होते हैं, वो उनका मतलब इस टाइप से सिलेक्शन हो जाता है। अब इसमें जो काइमेरिक एंटीबॉडीज़ हैं वो अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। जैसे कि ये मान लीजिए माउस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमने रेस कर ली। अब हमको पता है कि माउस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होती है ह्यूमंस में जाकर के हाईली इम्यूनोजेनिक हो जाती है और इसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बन जाती है, तो काइमेरिक एंटीबॉडी बनाई जाती है। काइमेरिक एंटीबॉडीज़ जो है इसका एडवांटेज ये है कि पहला पहला कि ये लेस इम्यूनोजेनिक होती है रेदर देन माउस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। पहला तो ये है, जब भी आप एडमिनिस्ट्रेट करेंगे ह्यूमंस में लेस इम्यूनोजेनिक होगी काइमेरिक वाली। दूसरा एडवांटेज ये है कि काइमेरिक एंटीबॉडी इज दैट इट रिटेन द बायोलॉजिकल इफेक्टर फंक्शन ऑफ द ह्यूमन एंटीबॉडी एंड इज मोर लाइकली टू ट्रिगर कंप्लीमेंट एक्टिवेशन और एफसी रिसेप्टर बाइंडिंग। तो काइमेरिक एंटीबॉडीज़ जो है माउस की जब हम बनाते हैं तो वो लेस इम्यूनोजेनिक होती है, पहला। दूसरा ये है कि ऊपर वाला पोर्शन तो माउस का है और नीचे वाला जो पोर्शन है, जो हेवी रीजन है, वो ह्यूमन का है। तो एफसी पोर्शन जो होगा वो हमेशा कंप्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस के लिए या फिर किसी भी टाइप के बायोलॉजिकल इफेक्टर फंक्शन के लिए ये एक्टिव रहेगा और जो बाइंडिंग साइट रहेगी वो एक्टिव रहेगी। ये इसके दो एडवांटेज हैं। तो काइमेरिक एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, जैसे हमने पहली काइमेरिक एंटीबॉडी बनाई जिसमें ऊपर का वेरिएबल पोर्शन जो है वो माउस का है, नीचे का हेवी जो कांस्टेंट पोर्शन है वो ह्यूमन का है। ये पहली काइमेरिक एंटीबॉडी हो गई। दूसरा क्या करते हैं कि जो माउस की काइमेरिक एंटीबॉडीज़ हैं इसमें हम ग्राफ्ट करते हैं CDR। तो CDR मतलब होता है जो ऐसे रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जो CD पोर्शन होते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन के CD पोर्शंस जो होते हैं, तो CD मॉलिक्यूल से बाइंड होने के लिए इसके अंदर हम कुछ CDR ग्राफ्टिंग करते हैं जो CD मॉलिक्यूल से बाइंड हो। तो CDRs जो होते हैं वो बेसिकली इसकी बाइंडिंग बहुत रिड्यूस होती है, बहुत इसकी रिड्यूस्ड बाइंडिंग एफिनिटी होती है। तो इसकी बाइंडिंग एफिनिटी को बढ़ाने के लिए हम CDR में जो कुछ म्यूटेशंस करते हैं टू करेक्ट इट्स बाइंडिंग एफिनिटी। सम स्मॉल म्यूटेशन इन द फ्रेमवर्क रीजन that induce small changes in three-dimensional configuration of CDR resulting in improved antibody affinity। तो इसके CDR के जो प्रोटीन्स होते हैं उसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में फ्यू मॉडिफिकेशन करते हैं उसके फ्रेमवर्क में ताकि इसकी बाइंडिंग एबिलिटी बढ़ जाए। तो दूसरा टाइप का काइमेरिक पोर्शन ही हो गया। तीसरी काइमेरिक एंटीबॉडीज़ में क्या करते हैं कि इस एंटीबॉडी में ऊपर का पोर्शन तो है माउस का और नीचे के पोर्शन में ह्यूमन का आ गया, और हेवी रीजन्स की जो चेन्स हैं, है ना, ये हेवी रीजन की चेन है, ये बाहर की लाइट रीजन चेन है। तो जो हेवी चेन्स होती हैं उसमें सबसे जो FC पोर्शन होता है ये बाइंडिंग एफिनिटी का होता है, इसकी बाइंडिंग होती है सेल के साथ। तो हम क्या करते हैं, जहाँ सेल के साथ बाइंड हो रहा है वहाँ पे हम टॉक्सिन लगा देते हैं। तो टॉक्सिन से बाइंड होगा तो सीधा जो है लाइसिस हो जाएगी उस पर्टिकुलर सेल की। इसके बाद में चौथा ये करते हैं कि इसका आधा जो पोर्शन है वो बाइंड होता है TCR और CD3 मॉलिक्यूल से, ये याद रखना। और आधा पोर्शन जो होता है वो एंटी ट्यूमर एंटीबॉडी होता है, तो इसको बोलते हैं हेट्रोकॉन्जुगेट। इसको क्या कहते हैं, हेट्रोकॉन्जुगेट। देखो सभी के नाम अलग हैं। इस टाइप के आधे पोर्शन में जो कि T सेल से और CD3 से बाइंड होता है उसको, और आधे को जो है जो एंटी ट्यूमर से बाउंड होता है, तो आधा आधा है, इसलिए इसको हम हेट्रोकॉन्जुगेट कहते हैं। इस टाइप का जो सिस्टम है जिसमें नीचे टॉक्सिन लगा होता है इसको हम कहते हैं काइमेरिक इम्यूनोटॉक्सिन। ओके, काइमेरिक इम्यूनोटॉक्सिन अच्छे टर्म है, काइमेरिक इम्यूनोटॉक्सिन। इसके बाद एक टर्म है यहाँ पे ग्राफ्टेड CDRs, ये तो कॉमन है।
एक है काइमेरिक माउस ह्यूमन एंटीबॉडी, तो इसको हम बोलते हैं ब्यूमेनाइज्ड एंटीबॉडी। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है, ब्यूमेनाइज्ड एंटीबॉडी, ये ब्यूमेनाइज्ड एंटीबॉडी है। तो अब ये जो सिस्टम है, इम्प्रूव्ड एफिनिटी होने के बाद जो CDR ग्राफ्टेड एंटीबॉडीज़ हैं, इसकी अगर हम एफिनिटी इम्प्रूव कर दें बाइंडिंग की, तो ये देखा गया है कि जो हॉटकिंस लिम्फोमा होता है, एक डिसीज़ है लिम्फोमा की, इसको नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा। तो नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा के जो पेशेंट होते हैं, उसमें जब हम CDR ग्राफ्टेड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंजेक्ट करते हैं, तो ये पर्टिकुलरली ऐसी लिम्फोमा सेल के सेल मेम्ब्रेन एंटीजन से बाइंड हो जाते हैं। और ये जो बाइंडिंग होती है, इसको हम क्लिनिकली ये देख सकते हैं कि क्या ये बाइंडिंग जो है CDR ग्राफ्टेड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो बाइंडिंग हो रही है, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि कितना रिग्रेशन हो रहा है, मतलब हॉटकिंस सिंड्रोम, हॉटकिंस लिम्फोमा कितनी जल्दी ख़त्म हो रहा है। तो हॉटकिंस लिम्फोमा एक टाइप का जो है कैंसर है, और ये कैंसर भी जो है हमारे इस काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से धीरे धीरे क्योर हो जाता है, ऐसा अभी क्लिनिकल ट्रायल में देखा गया है। तो जो थेरेपेटिक यूज़ फॉर CDR ग्राफ्टेड एंटीबॉडीज़ हैं, जो हम काइमेरिक एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, तो आप ये देखिए कि जैसे CDR में मॉडिफिकेशन हमने किया, तो यहाँ पर दे रखे हैं कि कौन कौन से सेल मार्कर हैं जिसके साथ में हमारा ये काइमेरिक एंटीबॉडी बाइंड होता है, और इसका क्लिनिकल पोटेंशियल क्या क्या है, मतलब हम किस किस केस में इनको यूज़ कर सकते हैं। इसको समझने के पहले एक जो टर्म आया है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर एक टर्म आया था कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि एंटी टी सेल रिसेप्टर, जो कि TCR और C3 के साथ बाइंड होता है। तो ये याद रखना कभी भी कि TCR अकेला कभी एक्टिवेट नहीं होता, TCR के साथ में CD3 मॉलिक्यूल हमेशा बाइंड रहता है। कभी आपसे पूछा जाए कि टी सेल के साथ TCR के साथ कौन सा मॉलिक्यूल बाइंड रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि TCR के साथ में CD3 मॉलिक्यूल बाइंड रहता है। CD3 मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये जो है सेल सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अकेला TCR से जब बाइंडिंग होती है किसी भी लिगेंड की, तो ऐसा नहीं है कि टी सेल एक्टिवेट हो जाती है। टी सेल को एक्टिवेट होने के लिए यहाँ TCR के साथ CD3 मॉलिक्यूल का होना ज़रूरी होता है। अब हम आगे चलते हैं। मैंने भी आपको ये टेबल बताई है, इस टेबल को थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला है मॉलिक्यूल, ये बेसिकली सारे रिसेप्टर हैं, है ना, टारगेट एंटीजन्स हैं जो कहीं सेल के ऊपर सरफेस पर होंगे। तो ये है CDW52, ये सरफेस मॉलिक्यूल ऑन ल्यूकोसाइट से है, जो कि लिम्फोमास, सिस्टेमिक वेस्कुलाइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इसके लिए होता है। CD3 मॉलिक्यूल टी सेल मार्कर के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज़ होता है, यानी कि जो आपका CMI रिस्पॉन्स है उसको कम करता है। CD4 मॉलिक्यूल जो होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, कॉन्स डिसीज़। तो ये जो CD4 मॉलिक्यूल है, ये कहाँ मिलेगा आपको, टी हेल्पर सेल में मिलेगा। फिर इसके बाद रिसेप्टर फॉर इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 2 कहाँ से रिलीज़ होता है, मैक्रोफेज वगैरह से रिलीज़ होता है। तो ल्यूकेमिया, लिम्फोमास, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज़, तो ये इंटरल्यूकिन 2 से मैक्रोफेज से भी रिलीज़ होता है, साथ में ये लिम्फोसाइट्स आपकी टी सेल वगैरह से भी रिलीज़ होता है। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा जो है, ये सेप्टिक शॉक करता है। तो सेप्टिक शॉक की कंडीशन में ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा के साथ बाइंड होना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेप्टिक शॉक हो जाए तो क्या करेंगे, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा को कम करेंगे। इसके बाद HIV वायरस के साथ बाइंड होने के लिए हम काइमेरिक एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, जिसमें CDR ग्राफ्टेड एंटीबॉडीज़ का यूज़ होता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना, इसको याद रखना है एड्स के केस में। ये वायरस के हैं, ये भी राउस सार्कोमा वायरस है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है। राउस सार्कोमा वायरस जो है ये रेट्रोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है, और ये वायरस जो है ये
राउस सार्कोमा वायरस अकेला वायरस ऐसा है रेट्रोविरिसिडी फैमिली में जो ट्यूमर प्रोड्यूसिंग वायरस नहीं है, और रिस्पायरेटरी सिंसाइटियल वायरस इन्फेक्शन वगैरह में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके लिए इसके अगेंस्ट काइमेरिक एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो है ये न्यूनेटल, ऑकुलर और जेनाइटल हर्पिस इन्फेक्शन करता है। इसको रोकने के लिए काइमेरिक एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं। रिसेप्टर फॉर ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर EGF, इसके कारण कैंसर होता है। तो जितना ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर बढ़ेगा उतना ज़्यादा कैंसर होगा, इसलिए इसके अगेंस्ट भी काइमेरिक एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं। प्लासेंटल एल्केलाइन फॉस्फेटेज, इससे भी कैंसर होता है, तो इसके अगेंस्ट भी काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनती हैं। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, इसके अगेंस्ट इससे भी जो होता है कैंसर होता है, तो इसलिए इसके अगेंस्ट भी जो होता है काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं। तो ये यूज़ है काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का। तो काइमेरिक एंटीबॉडी में अब जैसे अभी तक हमने वेरिएबल चेन्स में चेंज किया, वैसे ही हैवी जो चेन्स होती हैं इसमें जब कांस्टेंट जो चेन होती हैं सॉरी, उसमें हम जब चेंज करते हैं तो वो भी काइमेरिक एंटीबॉडीज़ हैं। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जो गामा 1 कांस्टेंट रीजन है वो अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, इन द ह्यूमन इज़ वेरी इफ़ेक्टिव एज मीडिएटिंग कॉम्प्लीमेंट लाइसिस। तो कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस के लिए हम गामा 1 कांस्टेंट रीजन डालते हैं। इसके बाद में कुछ एंटी ट्यूमर एंटीबॉडी के केस में भी हम गामा 1 कांस्टेंट रीजन डालते हैं फॉर द एंटी ट्यूमर यानी ट्यूमर डिस्ट्रक्शन के लिए। कुछ ऐसा भी होता है कि जो कांस्टेंट रीजन है ये वाले है, कांस्टेंट रीजन में हम टॉक्सिन बाइंड कर देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने टॉक्सिन बाइंड किया। तो अब ये टॉक्सिन बाइंड हो जाने के कारण जो FC पोर्शन की बाइंडिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है यहाँ पे, और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं आगे से वेरिएबल रीजन से पर्टिकुलर सेल पे बाइंड होते हैं, और बाइंड होकर के ये एंटी टॉक्सिन जो है वर्क करते हैं। सॉरी, ये जो टॉक्सिन है वर्क करता है। तो ये जो यहाँ टॉक्सिन है, मैं बताना चाहूँगा कि टॉक्सिन के भी जैसे 2 पार्ट होते हैं, A पार्ट और B पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है ये एंजाइमेटिक एक्शन होता है, और ये वाला जो होता है ये बाइंडिंग होता है ना, बाइंडिंग एक्शन। तो ये हो गया आपका कंप्लीट टॉक्सिन। इस टाइप से कंप्लीट टॉक्सिन बन जाता है ये, क्योंकि हमने टॉक्सिन का जो स्ट्रक्चर पढ़ा है उसमें A और B पार्ट होता है, वैसे ही इसमें भी A और B पार्ट हो गया। तो इस टाइप का भी हम टॉक्सिन बना सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हेट्रोकॉन्जुगेट। ये भी एक काइमेरिक एंटीबॉडी है जो हमने यहाँ पर अभी जो फोटो है इसका ये यहाँ पर हमने पढ़ा था। इसमें जो है अभी आपको बताया था हाफ पार्ट ये है जो कि इम्यून सेल्स के साथ बाइंड होता है, जैसे कि T सेल के साथ बाइंड हो रहा है तो CD3 मॉलिक्यूल और TCR के साथ ये वाला पोर्शन बाइंड होता है, या फिर ये पोर्शन मैक्रोफेज के साथ बाउंड होता है, या फिर ये NK सेल के साथ बाउंड होता है, और ये वाला जो पोर्शन है ये एंटी ट्यूमर वाला है। तो अल्टीमेटली ये एक एंटीबॉडी क्या कर सकती है कि यहाँ पर ट्यूमर सेल बाउंड हो गई और यहाँ पर साइटोटॉक्सिक सेल बाउंड हो गई, CT सेल यानी कि साइटोटॉक्सिक सेल बाइंड हो गई। तो जब दोनों सेल पास पास आ जाएगी और जो साइटोटॉक्सिक सेल है वो एक्टिवेट हो जाएगी, सपोज करो यहाँ जो सेल है, तो ये जो सेल है ये ट्यूमर सेल का किलिंग कर देगी, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमने हेट्रोकॉन्जुगेट्स भी बनाए हैं। और हेट्रोकॉन्जुगेट्स क्या होते हैं कि इसमें आपको पता है कि जो TCR होता है वो हमेशा CD3 मॉलिक्यूल के साथ होता है। तो जो TCR है उसके साथ एंटी CD3 मॉलिक्यूल एंटीबॉडीज़ जो काइमेरिक एंटीबॉडी हमने बनाई वो ट्यूमर के साथ में बाइंड हो जाएगी और एक्शन करेगी और ट्यूमर सेल का किलिंग कर देगी। Now next is the monoclonal antibodies constructed from immunoglobulin, that is the gene libraries। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अब ज़रूरी नहीं है
कि हाइब्रिडोमा यानी कि सेल टू सेल फ्यूज़न से ही बनाई जाए, क्योंकि इसमें माउस वगैरह सब लगता है, बहुत सारा इक्विपमेंट लगता है और साइंटिस्ट धीरे धीरे अप्रोच कर रहे हैं कम से कम इंस्ट्रूमेंट्स में, कम से कम फैसिलिटीज़ में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो इसका एक तरीका ये है कि जो हाइब्रिडोमा सेल्स हैं या जो प्लाज्मा सेल्स हैं उसमें से ऐसे जीन्स का सिलेक्शन किया जाए जो कि स्पेशली फॉर द प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइट वेरिएबल चेन, लाइट कांस्टेंट चेन एंड हैवी वेरिएबल चेन एंड हैवी कांस्टेंट चेन। तो इस टाइप के जीन्स को जो है स्क्रीनिंग किया जाए, रिमूव किया जाए और इन जीन्स को कंस्ट्रक्ट किया जाए विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें जैसे हमने जो वेरिएबल और कांस्टेंट लाइट चेन्स हैं और ये हैवी चेन्स हैं, ये लाइट चेन्स हैं, ये हैवी चेन्स हैं, इन चेन्स को हमने पीसीआर में रन किया, इनका एम्प्लीफिकेशन किया। इसके बाद में हमने इसमें इंसर्शन किया कि अगर सपोज़ कीजिए हमको पहले तो पीसीआर से इतना एम्प्लीफाई कर लें कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो जाए, उसके बाद हम इसको इंसर्ट करेंगे वेक्टर में। वेक्टर में इंसर्ट करने के लिए जो लाइट चेन्स हैं इनके पहले मतलब अप स्ट्रीम हमने जो इको RI1 जिसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको रखा और बाद में भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को रखा नॉट 1, है ना। एंडोन्यूक्लियस के पहले हमने प्रमोटर रखा, यहाँ पर भी हमने प्रमोटर रखा। तो इसके आगे और पीछे हम क्या करेंगे, प्रमोटर्स रखेंगे और आगे और पीछे हम क्या रखेंगे, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स रखेंगे। इनको हम लैम्डा वेक्टर्स में जो बैक्टीरियोफाज होता है इसमें इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर इनकी क्लोनिंग करेंगे, साथ में क्लोनिंग करेंगे और साथ में इनके वी प्रिपेयर द रैंडम कॉम्बिनेशन लाइब्रेरीज। तो रैंडम कॉम्बिनेशन से क्या होगा कि रैंडम टाइप के हैवी चेन और लाइट चेन का और हैवी चेन और लाइट चेन के जीन्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे। इससे क्या होगा, इससे अब जब हम इस वेक्टर को इंसर्ट करेंगे या बैक्टीरियोफाज को हम किसी मेमेलियन सेल में इंजेक्ट करेंगे, तब उस सेल्स से स्पेशली जैसे कि बी सेल वगैरह है, इससे हमारे इन रैंडम लाइब्रेरी से डिफरेंट टाइप के रैंडम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगे, है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारी इस जेनेटिक रैंडम लाइब्रेरी से मान लीजिए 5 जीन हैं और इन 5 जीन्स के प्रोडक्ट से हमको जो मिला वो लगभग 50 टाइप के एंटीबॉडीज़ बने। तो 50 टाइप की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो सपोज़ कीजिए किसी एक अननोन एंटीजन के साथ हम मिक्स करते हैं, तो 50 में 2 तो उस एंटीजन के साथ में बाइंड होगा ना। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट लेकर के हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को की जीन लाइब्रेरी बनाते हैं और इसमें कहीं से कहीं तक हमको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी या माउस में इंजेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें ये देखा गया फॉर एग्जांपल इन वन स्टडी 1 मिलियन क्लोन्स वेयर स्क्रीन्ड इन जस्ट 2 days। तो जैसे हमने आपको बताया कि लगभग 5 से 6 जीन्स से 50 टाइप के एंटीबॉडीज़ बन गए, क्योंकि डिफरेंट टाइप के अलग अलग मिलियंस ऑफ क्लोन्स बनते हैं और इन केस में केवल 2 दिन के अंदर ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा हमारा पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ एंटीबॉडी है। विथ ओवर 100 बीइंग आइडेंटिफाइड, सपोज कीजिए मिलियंस में 2 दिन के अंदर 100 जो है पॉजिटिव आ गए, तो 100 वेयर आइडेंटिफाइड एंड दैट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर द डिजायर्ड एंटीजन। तो अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है, अब आप भूल जाइए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, भूल जाइए आप सब कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, आप सीधा आ जाइए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इम्यूनोग्लोबुलिन जीन लाइब्रेरी विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हम ये कहाँ घुस गए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है इस पर बात करेंगे कैटालिटिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इसको हम एब्जाइम भी कहते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है एक डिस्कवरी हुई है। ये R.A. लर्नर एक साइंटिस्ट हैं, ये वंडर्ड हो गए, इन्होंने ये देखा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैटलिस्ट की तरह काम करती है ना। और
ये एंजाइमेटिक एक्शन है इसका। एंजाइमेटिक एक्शन कैसे है कि जैसे हमें पता है कि जब कोई एंजाइम किसी सबस्ट्रेट से बाइंड होता है तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होने पर सबस्ट्रेट में कॉन्फ़िगरेशनल चेंज करता है और उसके बाद में क्लीवेज कर देता है या किसी भी टाइप का जैसे हाइड्रोलिसिस कर देता है और कुछ दूसरा प्रोडक्ट बनता है। वैसे ही हमें पता है एंटीजन और एंटीबॉडी का भी कॉम्बिनेशन होता है, पर एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर एंटीजन का कन्फर्मेशनल चेंज नहीं होता है ना, जबकि एंजाइम और सबस्ट्रेट के आपस में मिक्स होने पर सबस्ट्रेट की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है। ये तो हमें पता है। इसको समझने के लिए कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंजाइम की तरह कैसे काम करता है, इस बिहेवियर को, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के इस बिहेवियर को हम एब्जाइम कहते हैं, है ना। यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ना सिर्फ एंटीजन के साथ बाइंड होता है बल्कि इसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी यानी कि एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ऐसा R.A. लर्नर साइंटिस्ट ने देखा। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है। ये कैसे देखा कि हमें जैसे पता है कि जब कोई एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो हाइड्रोलिसिस के केस में जो एस्टर है वो एस्टर वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब बाइंड होता है तो वो एसिड और अल्कोहल बनाता है ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एस्टर जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है तो वो एसिड या अल्कोहल बनाता है, पर इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। इस ट्रांजिशन स्टेट में एस्टर और वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुके होते हैं। इसके बाद इस ट्रांजिशन स्टेट को कैटालाइज करने के लिए हमें सबस्ट्रेट की ज़रूरत होती है, जिसके कारण एसिड और अल्कोहल बनता है। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, हमें ये पता है कि हम जब भी इम्यूनाइजेशन करते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह होता है, तब अगर एंटीबॉडीज़ हैं या हम मान लीजिए एंटीजन दे रहे हैं तो हम उसके साथ क्या कॉन्जुगेट करते हैं, हम उसके साथ हेप्टेन कॉन्जुगेट करते हैं ताकि वो जो एंटीबॉडी है वो इम्यूनोजेनिक हो सके। क्योंकि कितनी बार जो प्रोटीन है वो इम्यूनोजेनिक भी नहीं होता, उसका मॉलिक्यूलर वेट इतना कम होता है कि वो खुद इम्यूनोजेनिक हो ही नहीं पाता। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक हेप्टेन की ज़रूरत पड़ती है। जब हेप्टेन के साथ बाइंड होने पर जो एंटीजन है वो बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो इस कंडीशन में वैसे ही एंटीबॉडीज़ जो होते हैं उनको हेप्टेन कैरियर कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट प्रोड्यूस किया जाता है। हेप्टेन कैरियर कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट में जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम कहते हैं एंटी हेप्टेन कैरियर कॉम्प्लेक्स एंटीबॉडीज़। ये एंटी हेप्टेन, यहाँ लिखा है देखिए, एंटी हेप्टेन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो एंटी हेप्टेन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ तब किया जाता है जब फॉर एग्ज़ाम्पल एंटी हेप्टेन की जगह अगर हम यहाँ एंटी हेप्टेन की जगह एंटी एस्टर कर दें, है ना, एंटी एस्टर, तो एंटी एस्टर होने पर क्या होगा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होगा एस्टर के साथ बाइंड हो जाएगा। जब इसकी बाइंडिंग होगी तो ये इसको डिग्रेड करेगा, ख़त्म करेगा, इसको ख़त्म करेगा तो हाइड्रोलिसिस होगी। अल्टीमेटली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो एंटी एस्टर है, यहाँ लिखा है देखिए, द कैटालिस्टिक एक्टिविटी ऑफ दिस एंटीबॉडीज was highly specific, that is they hydrolyzed only ester whose transition state structurally closely resemble that of the heptane। तो अगर हमने एंटी हेप्टेन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई यानी कि हम एंटी एस्टर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाएंगे, तो एंटी एस्टर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होने से एस्टर का डिग्रेडेशन होगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और एसिड और अल्कोहल बनेगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और इससे देखा गया कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ अगर हम एंटी हेप्टेन या एंटी एस्टर बनाते हैं तो वो एस्टर हाइड्रोलिसिस करता है या फिर वो कार्बोनेट हाइड्रोलिसिस करता है। क्या करता है? कार्बोनेट हाइड्रोलिसिस करता है।
तो इसका ये मतलब हुआ कि बहुत सारे ऐसे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमको हाइड्रोलिसिस अगर करवाना हो तो हम उसमें एंटीबॉडीज़ का यूज़ कर सकते हैं, और इस टाइप से हम इसको कहते हैं एब्जाइम्स। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, बहुत वंडरफुल एप्लीकेशन है कि it may be possible to produce a battery of enzymes that cut peptide bond at specific amino acid residue। तो हमें कहीं स्पेसिफिक एमिनो एसिड रेसिड्यू के पेप्टाइड्स को बॉन्ड को कट करना है तो हम एब्जाइम का यूज़ कर सकते हैं। मच एज रेस्ट्रिक्शन, जैसे अब एमिनो एसिड और प्रोटीन की बात करें हैं तो हम एब्जाइम्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम डीएनए के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं, है ना, वैसे ही हम प्रोटीन के लिए एब्जाइम्स का यूज़ कर सकते हैं। सच एंजाइम्स वुड बी इनक्यूरेबल टूल इन फैसिलिटेटिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एनालिसिस ऑफ प्रोटीन्स। हमें अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एनालिसिस करना है तो हम एब्जाइम का यूज़ कर सकते हैं। एडिशनली इट मे बी पॉसिबल टू जनरेट एब्जाइम्स विद द एबिलिटी टू डिजॉल्व ब्लड क्लॉट। सपोज कीजिए इन विवो केस में ह्यूमंस में ब्लड क्लॉट हो गया, एनिमल में ब्लड क्लॉट हो गया, हमको तुरंत एब्जाइम्स दे देंगे तो क्लियर हो जाएगा ब्लड क्लॉट। क्लीव वायरल ग्लाइकोप्रोटीन्स एट स्पेसिफिक साइट दस ब्लॉकिंग वायरल इन्फेक्टिविटी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये तो वायरल ग्लाइकोप्रोटीन की बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर फिर बैक्टीरियल ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, बैक्टीरियल पॉलीपेप्टाइड्स हैं, उनकी भी बात कर सकते हैं, एंडोटॉक्सिन्स हैं, एक्सोटॉक्सिन्स हैं, हम तो फिर सबकी बात कर सकते हैं अगर ऐसा है तो। और इनकी इन्फेक्टिविटी रोक सकते हैं, इनका हम जो डिसीज पैथोजेनेसिटी है, विरुलेंस है, उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। एब्जाइम्स आर लाइकली टू रिप्रेजेंट अ मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस दैट विल इम्पैक्ट ऑन द वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस इन द कमिंग ईयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एब्जाइम्स हमको याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं टी सेल हाइब्रिडोमा। अभी तक हमने बी सेल हाइब्रिडोमा पढ़ा, ऐसे ही टी सेल हाइब्रिडोमा भी होता है। टी सेल हाइब्रिडोमा में हम स्पेसिफिक एक्टिवेटेड टी सेल्स जो होती हैं इसको हम कहते हैं प्राइम्ड टी सेल्स। इस प्राइम्ड टी सेल्स को हम कैंसरस टी सेल के साथ में फ्यूज़न करते हैं। जो कैंसरस टी सेल्स हैं उसको हम थाइमोमा सेल्स कहते हैं। तो जैसे हम बी सेल को माइलोमा सेल्स कहते हैं, वैसे ही हम टी सेल को थाइमोमा सेल्स कहते हैं। तो जब थाइमोमा सेल्स और प्राइम्ड टी सेल्स का फ्यूज़न होता है तो इसको हम टी सेल हाइब्रिडोमास कहते हैं। टी सेल हाइब्रिडोमास से क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है प्रोडक्शन करना, क्योंकि जैसे टी सेल एक्टिवेशन होने पर साइटोकाइन सिक्रेशन होता है, तो वैसे ही जब हम हाइब्रिडोमा बनाएंगे टी सेल का तो मोर साइटोकाइन सिक्रेशन होगा। साथ में हम एक्सप्रेशन ऑफ टी सेल रिसेप्टर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर एंटीजन एमएससी मॉलिक्यूल। जैसे ही एमएससी मॉलिक्यूल किसी एंटीजन के साथ बाइंड होता है तो टी सेल रिसेप्टर का एक्सप्रेशन होता है। इसकी स्टडी करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एंटीजन स्पेसिफिक टी हेल्पर सेल्स का अगर हम क्लोनिंग करते हैं तो उसके साथ में टी सेल स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, मान लीजिए कि एंटीजन है ओवा एल्ब्यूमिन, तो यानी कि जो एग है उसका एल्ब्यूमिन। जब हम इस एंटीजन का यूज़ करते हैं तो ये एंटीजन एमएससी क्लास सेकेंड से बाइंड होता है। जब एमएससी क्लास सेकेंड से ये बाइंड होता है तो टी सेल हाइब्रिडोमा इसका आइडेंटिफिकेशन करता है ना। कैसे करता है, टी सेल रिसेप्टर से बाइंड होकर के। तो ये जब एंटीजन टीसीआर से बाइंड होता है तो टी सेल का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। तो जो टी हेल्पर सेल है उसका एक्सप्रेशन बढ़ता है, उसकी स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं। द रिजल्टिंग हाइब्रिडोमा विच डिस्प्लेज द एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी एंड एमएससी रेस्ट्रिक्शन ऑफ द पेरेंट टी सेल could be assessed for T cell function by its capacity to secrete interleukin 2, कि आखिर वो कितना इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीट कर रहा है। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि टी सेल हाइब्रिडोमा ग्रो एज ट्यूमर। तो अल्टीमेटली बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बायोकेमिकल आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वेरियस टी सेल प्रोडक्ट, जैसे कि बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज़ हो रहे हैं, इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ हो रहे हैं, तो इन सब का हम आइसोलेशन कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं और इनका हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं
फॉर जैसे इंटरल्यूकिन 2 वगैरह हम कहीं पेशेंट को दें तो उससे हम जो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जो उसके मान लीजिए इम्यून सेल्स काम नहीं कर रहे हैं, तो हमने अगर उसको इंटरल्यूकिन 2 दे दिया तो डेफिनेटली हम बाहर से इम्यून प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड लोग बहुत सारे होते हैं जिनको इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ नहीं हो रहा है, अदर साइटोकाइंस रिलीज़ नहीं हो रहा है, तो साइटोकाइन मीडिएटेड ट्रीटमेंट भी होते हैं, है ना। तो साइटोकाइन थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, तो साइटोकाइन बेस्ड थेरेपीज़ होती हैं, उसको भी आप यहाँ आगे पढ़ सकते हैं। ओके, सो अल्टीमेटली हमारा ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7, it is from book QB Immunology, and this chapter number 7 from 4th edition of the QB Immunology is now completed. So thanks for watching this video about the hybridomas and monoclonal antibodies.